Dear students, our next topic is synthesis of aldehydes and ketones. In this lecture, we will discuss about following general methods of synthesis of aldehydes and ketones: oxidation of alkenes, oxidation of alcohols, pyrolysis of calcium salts of carboxylic acids, hydroformylation of terminal alkenes by Gattermann-Koch reaction, oxidation of methyl benzene, Ramer-Tiemann reaction, reduction of acid chlorides from nitrates, hydration of alkynes from Grignard reagent, Freudencraft acylation from carboxylic acids and from acid chlorides. First of all, oxidation of alkenes. The first type of oxidation of alkene is ozonolysis. Aldehydes and ketones can be synthesized by oxidative cleavage of carbon-carbon double bond. अल्कीन की ऑक्सीडेशन में सबसे पहले हम ओजोनोलाइसिस की बात करेंगे। एल्डिहाइड्स और कीटोन जो है वो अल्कीन यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज से सिंथेसाइज किए जाते हैं। यानी ये जो फर्स्ट रिएक्शन हम ओजोनोलाइसिस डिस्कस करेंगे, इसमें अल्कीन के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगी, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू जो है ये जो अल्कीन का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है। तो इससे इसका जो एक पार्ट होता है उससे एक कार्बोनिल कंपाउंड बनता है और दूसरे से दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। अब इसमें एल्डिहाइड्स भी बन सकते हैं, कीटोन भी बन सकते हैं और मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन भी बन सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस अल्कीन के जो दो कार्बन थे उन कार्बन में हर कार्बन के साथ कौन कौन से ग्रुप अटैच थे। मोस्ट कॉमन रिएजेंट यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज ओजोन। यानी जो अल्कीन की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हम करेंगे तो अल्कीन की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के लिए सबसे कॉमन जो हमारे पास एक तरीका है वो है ओजोनोलाइसिस। यानी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए जो आप रिएजेंट यूज करते हैं, जो मोस्ट कॉमन रिएजेंट है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की ऑक्सीडेशन के लिए वो है ओजोन। आप जानते हैं कि ओजोन ऑक्सीजन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है जिसका फार्मूला O3 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ओजोनोलाइसिस टर्म यूज हुआ है तो ओजोनोलाइसिस टर्म का यहाँ पे क्या मतलब बन रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन। डेफिनेटली जब ओजोन रिएक्ट करेगा तो उसका ब्रेक डाउन होगा। सर हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस मीन ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, ओजोनोलाइसिस मीन ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन। लेकिन जब ओजोन ब्रेक होता है तो वो अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करेगा तो एज ए रिजल्ट हमें जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड मिलेंगे और अल्कीन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, यानी उसके ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। रिजल्टेंट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्टिंग अल्कीन। अब ये ऑलरेडी आपको बता दिया है कि अब उसमें एल्डिहाइड भी बन सकते हैं, कीटोन भी, और मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन वो डिपेंड करता है कि आपने स्टार्ट में कौन सा अल्कीन लिया है या आपके अल्कीन का स्ट्रक्चर क्या था। ओवरऑल रिएक्शन सबसे पहले देखते हैं ओजोनोलाइसिस का। अल्कीन जनरल अल्कीन हमने यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे हमने अल्कीन के चारों ग्रुप जो है वो डिफरेंट शो किए हुए हैं। यानी ये R1 है, ये कोई अल्काइल ग्रुप है, ये R2 मीन ये दो अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, ये तीसरा इन दोनों के साथ मैच नहीं कर रहा, यानी ये तीनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। ठीक है, और ये आपके पास एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे इसमें शो कर दिया क्योंकि हम यहाँ पे एल्डिहाइड भी बनाना चाहते हैं इसी रिएक्शन में। तो जब ओजोन के साथ इसका रिएक्शन होता है तो रिएक्शन से पहले अगर आप अल्कीन को देखें तो अल्कीन का ये जो कार्बन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें क्या मिल रही है, यहाँ पे -1 मिल रही है। ठीक है, और उसके बाद जाहिर है हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, तो यानी जो प्रोडक्ट है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से हायर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें, अगर हम ये कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो इस लिहाज से यहाँ पे इसके साथ इधर भी कार्बन अटैच है, तो इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन रही है, सेम एलिमेंट अटैच है तो 0 बन रही है। ठीक है,
लेकिन प्रोडक्ट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको जीरो नहीं मिलेगी, बल्कि जीरो से हायर होगी, यानी ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिलेगा आपको। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले अल्कीन जो है ओजोन के साथ रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है जिसको हम मोल ओजोनाइड कहते हैं। अब इसमें चूंकि ओजोन एक ही साइड पे पहले ऐड होता है, ठीक है, तो आपके पास ये एक 5 मेंबर्ड रिंग मिल जाएगी आपको, जिस रिंग के अंदर जो है वो 3 ऑक्सीजन एटम अटैच होते हैं और 2 कार्बन होते हैं। उसके बाद ये मोल ओजोनाइड जब रीअरेंज होता है तो इसके नतीजे में हमें ओजोनाइड मिलता है, ठीक है। ओजोनाइड भी एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है और इसका फर्दर जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है, यानी इसको वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है, जिंक और वाटर के साथ। इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हमने जिंक के साथ एसिटिक एसिड यूज करना है या उसके साथ वाटर यूज करना है, ठीक है। तो इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, कीटोन और एल्डिहाइड बनेगा। यानी इसकी क्लीवेज कैसे होगी, ये इस तरह इसकी क्लीवेज होती है। एक साइड के मैकेनिज्म में हम डिस्कस करेंगे, ये साइड आपको एल्डिहाइड देगी, ये साइड आपको कीटोन देगी, और जो इसका एक ऑक्सीजन यहाँ पे बच जाएगा वो जिंक के साथ मिलके क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड। यानी जिंक हम यूज कर रहे हैं और जिंक ऑक्साइड माइनस का मतलब ये है कि ये यहाँ से निकल रहा है एज ए बाई प्रोडक्ट, यानी ये भी यहाँ से जिंक जो है वो ऑक्सीजन को लेकर जिंक ऑक्साइड बना देता है। तो ओवरऑल आपके पास एक कीटोन बनेगा और साथ एक एल्डिहाइड। और ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे आपके ओवरऑल ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये इसकी क्लीवेज हो जाती है, ये टूट जाता है। अब इसका ब्रेकडाउन हुआ तो ये वाला पार्ट आपको कीटोन में मिल रहा है और ये पार्ट आपको एल्डिहाइड में। अब इसमें चेंज क्या है, ये कि इसमें डबल बॉन्ड कार्बन नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, ओजोन से आ रहा है। तो अगर आप नेट रिजल्ट देखें तो आपके प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है, यहाँ पे +2 आपको मिल रही है, यहाँ पे -1 मिल रही है। तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने से हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुई है। मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस का मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले अगर आप ओजोन को देखें तो ओजोन की 2 रेजोनेंस फॉर्म्स होती हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। तो इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं अल्कीन के साथ। तो इसमें कैसे होगा रिएक्शन, अब ओजोन के अगर आप देखें तो ये वाला ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ये 3 बॉन्ड बना रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि इसने लोन पेयर भी यूज किया हुआ है। और ये एक बॉन्ड बना रहा है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो तो ऑक्सीजन का इधर भी नेगेटिव चार्ज आ सकती है, यानी नेगेटिव चार्ज इस टर्मिनल पे भी हो सकते हैं, इस पे भी, लेकिन दरमियान वाले का ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, ये अटैक करेगा किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर, और ये वाला डबल बॉन्ड अटैक करेगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस तरह मोल ओजोनाइड बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी एक ओजोनाइड है, लेकिन अब यहाँ पे इसको हम इनिशियल ओजोनाइड कहते हैं। जो हमारा एक्चुअल ओजोनाइड है वो यहाँ पे बन रहा है। तो इसमें क्या होता है, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि पहले ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हुआ और इस स्टेप में ये वाला बॉन्ड भी यहाँ से ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाती है अल्कीन के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की। तो जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे अभी कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो ये बॉन्ड डबल हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं ये डबल हुआ तो ऑक्सीजन ने लोन पेयर यहाँ पे दिया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यानी एक इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन की तरफ से इधर दे रहा है और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक हो रहा है और आपके पास ये कार्बोनिल पार्ट बन गया इसका। और यहाँ पे ये एक इंटरमीडिएट आपको दिखाई दे रहा है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे और साथ नेगेटिव चार्ज भी है। तो ये फ्रेगमेंट्स ऑफ इनिशियल ओजोनाइड, यानी ये वाला ओजोनाइड है, ये अब रीअरेंज हो रहा है, लेकिन पहले ये टूटता है, इसका ब्रेक डाउन होता है। तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ से आपको क्लियरली नजर आ रहा है, ये ब्रेक हुआ, ये ऑक्सीजन बॉन्ड भी ब्रेक हो गया। उसके बाद क्या होता है कि ये जो यहाँ पे इंटरमीडिएट आपको नजर आ रहा है जिसपे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों है ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव, वो इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे तो कैसे करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड अब इस कार्बन के साथ बनेगा, ठीक है, यानी ऑक्सीजन के थ्रू बनेगा।
और ये वाला नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा तो अब यहाँ देख सकते हैं कि एक और 5 मेंबर रिंग आपको मिलेगा, लेकिन इसमें 3 ऑक्सीजन कंजक्टिव नहीं है, यानी इस साइड पे 2 ऑक्सीजन है और फिर 2 कार्बन है, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन फिर कार्बन यहाँ पे। दिस इज एक्चुअली ओजोनाइड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको आप इस तरह भी शो कर सकते हैं, यानी इससे हम ये वाला बना रहे हैं। अब ये कैसे बन रहा है, इसको बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि अब यहाँ पे एक्चुअली ये वाला पार्ट आपका जो है वो एक कार्बोनिल कंपाउंड बनाएगा, ये दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड बनाएगा। तो इस तरह ये मेंशन किया हुआ है मैंने कि इस साइड से आपके पास एल्डिहाइड बनेगा, इस साइड से आपके पास कीटोन बनेगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा इसके, यानी अगर मैकेनिज्म के लिहाज से अगर आप देखें तो इसको हम इस तरह इस मैकेनिज्म को प्रपोज कर सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड हमारे पास इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से ये टूट जाएगा, ठीक है। तो जब ये टूटेगा तो इधर से भी ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, तो ये आपके पास ये वाला पार्ट क्या बना देगा, कीटोन बना देगा। इसी तरह ये जब इधर शिफ्ट होगा तो ये कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा, और ये बॉन्ड जब यहाँ से इधर शिफ्ट हो रहा है, मतलब ये इस तरफ ब्रेक हो रहा है, इधर से भी ये ऑक्सीजन ब्रेक हो रहा है, तो ऑक्सीजन के साथ फिर जिंक जो है वो बॉन्ड बना लेगा, तो जिंक ऑक्साइड यहाँ पे हमारे पास बन जाता है। और साथ क्या बनेगा, बल्कि जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। और ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में हम करते हैं, ये वाटर की मौजूदगी में करते हैं, यानी साथ जिंक ऑक्साइड के साथ हम वाटर यूज करेंगे। तो ओवरऑल चूंकि इसमें दोनों तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं सोल्जोनाइड को, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज या रिडक्टिव क्लीवेज। तो यहाँ पे जो हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं उनके लिहाज से हम कह सकते हैं कि इसकी हम रिडक्टिव क्लीवेज कर रहे हैं, यानी सोल्जोनाइड की हम रिडक्टिव क्लीवेज कर रहे हैं, और इसके नतीजे में हमें पेयर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड मिल रहा है। और एक कार्बोनिल कंपाउंड चूंकि अल्कीन के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, तो इस लिहाज से एक कार्बोनिल हमारा कीटोन बन रहा है और दूसरा कार्बोनिल एल्डिहाइड बन रहा है। Ozonide can also be converted into respective carbonyl compound by treating it with dimethyl sulfide instead of zinc water, ठीक है। अब यहाँ पे ओजोनाइड जो है उसको आप कार्बोनिल कंपाउंड में एक और तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हो। उसमें आप जिंक H2O की जगह पे आप डाइमिथाइल सल्फाइड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी आपके पास जो है वो पेयर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, एक एल्डिहाइड बनेगा। जिस तरह अगर यही स्ट्रक्चर आप लेते हैं तो एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ही आपको मिलेगा, लेकिन इनकी जगह पे ये दूसरा मैंने रिएजेंट आपको बताया कि आप जिंक वाटर की जगह आप डाइमिथाइल सल्फाइड भी यूज कर सकते हैं। ओके, नंबर 2 इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स विद अल्कलाइन KMnO4 दैट इज आल्सो नोन एज थेन डाइहाइड्रोजाइलेशन, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, अब चूंकि हम बात कर रहे हैं अल्कीन की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज की, कि इसमें ओजोन के थ्रू भी हम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कर सकते हैं और अल्कलाइन KMnO4 के थ्रू भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम अल्कलाइन KMnO4 के थ्रू ये रिएक्शन प्रोसीड करेंगे। तो इनिशियली हमारे पास जो है वो यहाँ पे डाइहाइड्रोजाइलेशन होती है, उसके बाद जो है वो एंड प्रोडक्ट जो हमारा, चूंकि डिजायर्ड प्रोडक्ट हम कार्बोनिल कंपाउंड बनाना चाहते हैं, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह हम कार्बोनिल कंपाउंड डाइहाइड्रोजाइलेशन जो कंपाउंड बनता है डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड, यानी दैट इज एक्चुअली डायोल से हम किस तरह कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं, ये बात हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेन हाइड्रोजाइलेशन का मतलब है कि जो अल्कीन है उसके डबल बॉन्ड की सेम साइड से 2 OH ग्रुप इंट्रोड्यूस होते हैं। Oxidation of alkenes through dihydrogenation followed by oxidative cleavage of the initially formed glycol is more convenient method than the ozonolysis, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक अच्छा मेथड है, ये मोर कन्वीनियंट मेथड है, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है वो सबसे पहले जो है अल्कीन के अंदर डाइहाइड्रोजाइलेशन होती है, ठीक है। तो उसके बाद जो डाइहाइड्रोजाइलेशन में जो प्रोडक्ट बनता है, यानी जो डायोल बनता है या जिसको ग्लाइकोल कहते हैं, उसकी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती है और उससे कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, यानी इस रिएक्शन का, इस मेथड का एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? बट ऑफन गिव्स ए पुअर यील्ड बिकॉज ऑफ फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, पर्टिकुलरली द एल्डिहाइड। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जो हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और फर्दर ऑक्सीडेशन से डेफिनेटली हम कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल करेंगे। तो अगर हम एल्डिहाइड हासिल करना चाहते हैं तो हमें एंड प्रोडक्ट फिर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा,
तो इस तरह जो है वो हमें प्योरली एल्डिहाइड या एल्डिहाइड की कंसंट्रेशन फिर कम बनेगी, यानी डिजायर्ड अमाउंट में एल्डिहाइड नहीं बनेगा। तो इस तरह जब हम कार्बन कंपाउंड हासिल करना चाहते हैं, यानी हम एल्डिहाइड और कीटोन हासिल करना चाहते हैं और हमें कोई और प्रोडक्ट अगर मिलेगा, तो फिर डेफिनेटली जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उनकी अमाउंट हमारे पास कम पड़ जाएगी, यानी वो कम अमाउंट में बनेंगे, यील्ड हमारे इस रिएक्शन की कम हो जाएगी। जबकि ओजोनोलाइसिस के केस में डेफिनेटली हमारा रिएक्शन जो है एल्डिहाइड स्टेज पे स्टॉप हो जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन हमारे पास बन जाते हैं। और इसमें क्या है कि आपका जो KMnO4 है, अल्कलाइन KMnO4 फर्दर रिएक्शन करके एंड प्रोडक्ट जो कंडीशन हमें इस रिएक्शन की देते हैं उसमें एंड प्रोडक्ट हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कौन सा? एल्डिहाइड जो बीच में बनेंगे उनकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है। Not very useful method from synthetic point of view due to poor yield। हम ये कह सकते हैं कि poor yield की वजह से ये synthetic point of view से ये कोई अच्छा मेथड नहीं है। ठीक है, कन्वीनियंट है, लेकिन यहाँ पे yield के लिहाज से ये अच्छा नहीं है। However, this method is useful for locating the position of carbon-carbon double bond। अब अगर कोई हमारे पास एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, स्पेशली नेचुरल प्रोडक्ट के केस में ऐसी सिचुएशन होती है कि जब वहां पे हम उसका स्ट्रक्चर फाइंड कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं कि हमारा जो कंपाउंड उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो उसमें स्ट्रक्चर के अंदर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को लोकेट करने के लिए ये वाला रिएक्शन हम परफॉर्म करते हैं। तो इसमें हमें स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में ये रिएक्शन हेल्पफुल होता है, यानी इस रिएक्शन का सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन के लिहाज से ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। As KMnO4 is a very strong oxidizing agent, so it is difficult to restrict the reaction to only hydroxylation। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट में हमने डायहाइड्रोजाइलेशन तो कर ली, हाइड्रोजाइलेशन का मतलब रिएक्शन हमारा स्टॉप नहीं होगा क्योंकि KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ग्लाइकोल की फर्दर ऑक्सीडेशन कर सकता है। Thus the yield of glycols are generally low। ठीक है, इवन विद कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 कि अगर आप कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 भी यूज करेंगे तो वो भी फिर यील्ड आपके पास जो ग्लाइकोल होंगे उनकी कम पड़ जाएगी, क्योंकि आपका रिएक्शन जो है वो फर्दर ऑक्सीडेशन की तरफ चला जाएगा और आपके पास जो है वो मतलब ग्लाइकोल की जगह पे जब दूसरे प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे, जिस तरह अगर कहीं पे एल्डिहाइड बन रहा है उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगी, या आपका रिएक्शन जो है वो किसी कार्बोक्सिलिक एसिड या ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट फर्दर ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, तो दैट रिएक्शन विल नॉट बी सूटेबल। ठीक है, इस लिहाज से यानी जो आपके पास अगर जो ग्लाइकोल है वो उस वक्त ही ज्यादा बन सकते हैं जब हमारा रिएक्शन प्योरली हाइड्रोजाइलेशन का ही हो, यानी उसमें बीच में कोई KMnO4 जो है वो कोई और प्रोडक्ट ना बनाए जो कि अनडिजायर्ड हो, तो फिर उस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है क्योंकि KMnO4 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये हाइड्रोजाइलेशन तक रिएक्शन को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। If the oxidation of alkenes with KMnO4 is carried out at higher temperature, ठीक है, और एक concentrated solution of KMnO4 is used, then the यहाँ पे O को कैपिटल ले लें, is used, then the initially formed glycolic product that is glycol R12diol is further oxidized with cleavage of the molecule at position of double bond in original alkene। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी आपको बता दिया कि अगर आप रिएक्शन हायर टेम्परेचर पे कर रहे हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे कोल्ड नहीं है बल्कि हॉट KMnO4 आप यूज कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर पर आप रिएक्शन कर रहे हैं, और इसमें क्या होगा कि जो आपके पास इनिशियली ग्लाइकोल बनता है, यानी हाइड्रोजाइलेशन से जो आपके पास डायोल बनेगा उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और कहाँ से होगी फर्दर क्लीवेज उसकी, कहाँ से होगी, जो आपके पास जो है वो अल्कीन का डबल बॉन्ड होता है उसी उन्हीं कार्बन के दरमियान इसकी क्लीवेज होती है। ठीक है, मॉलिक्यूल एट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन ओरिजिनल अल्कीन यील्डिंग अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्योंकि आपके पास ये ओरिजिनल अल्कीन तो नहीं रहता, ये डायोल बन जाता है, लेकिन उसी पोजीशन से इसकी फर्दर क्लीवेज हो जाती है जहां पे कार्बन कार्बन के दरमियान ओरिजिनल अल्कीन में डबल बॉन्ड था। द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इज इन मिक्सचर डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। ठीक है, तो अब वो ऑलरेडी आपको बता दीजिए स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, जिस तरह ओजोन में वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा था इस तरह भी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये रिएक्शन स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन के लिए यूज हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर से फिर हम रिएक्टेंट के स्ट्रक्चर का अंदाजा लगा सकते हैं। टर्मिनल कार्बन अनसब्स्टिट्यूटेड ऑफ द डबल बॉन्ड इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इसमें होता क्या है कि अगर आपके पास टर्मिनल कार्बन है, यानी टर्मिनल अल्कीन आपके पास आ रहा है, तो उसमें जो
यानी जो अनसब्स्टिट्यूटेड कार्बन होता है, जिस तरह CH2 ग्रुप अगर टर्मिनल पे आ रहा है तो उस केस में आपके पास वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा, यानी आपके पास कोई एल्डिहाइड या कीटोन यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको इस पोजीशन से। While a singly substituted carbon of the double bond is converted into an acid, ठीक है। अब एसिड में कैसे बनेगा ये? डायरेक्ट तो ये एसिड नहीं बनता, पहले ये एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन आपको बता दिया कि एल्डिहाइड चूंकि KMnO4 के लिए स्टेबल नहीं होता, KMnO4 फर्दर रिएक्शन कर देता है उसके साथ, इवन अगर कोल्ड भी होगा वो रिएक्ट करेगा और उसको किस में चेंज कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, जो कि अनडिजायर्ड प्रोडक्ट होता है। एंड ए डाइसब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम एंड चेंज इनटू कीटोन। कि अब यहाँ पे हमने तीन बातें कर ली, आपने याद रखना है कि टर्मिनल कार्बन जो होता है, यानी जो कि अनसब्स्टिट्यूटेड होता है, उसमें सिर्फ हाइड्रोजन होता है, ठीक है, यानी CH2 ग्रुप जिस तरह अल्कीन में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। सिंगली सब्स्टिट्यूटेड जो कार्बन होता है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, लेकिन चूंकि एंड प्रोडक्ट एल्डिहाइड नहीं होगा, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन की वजह से। और जो डाइसब्स्टिट्यूटेड होता है वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, उससे जस्ट आपको कीटोन ही मिलेगा। यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो टर्मिनल कार्बन, इसकी बात हम कर रहे हैं कि ये वाला कार्बन अनसब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, ये तो सिंगली सब्स्टिट्यूटेड है, ये अनसब्स्टिट्यूटेड है। तो इससे आपको एंड प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, जब इस रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट आप देखेंगे तो इसमें आपके पास आपको फॉर्मल्डिहाइड मिलता है, लेकिन आपको फॉर्मल्डिहाइड नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी फर्दर, ये तो इंटरमीडिएट है, ये फर्दर रिएक्ट करके आपको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टेबल नहीं होता, वो KMnO4 के साथ फर्दर रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देता है, यानी इससे आपको ये चीज मिल जाएगी। जबकि ये वाला जो पार्ट आपका है वो आपके पास क्या बनाएगा, ये पार्ट हमारे पास क्या बनाता है, ये रिएक्ट करता है इसके साथ, तो आपके पास एल्डिहाइड बनाएगा, यानी ये सिंगली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, ये देखें वन सब्स्टिट्यूएंट है इसके ऊपर यहाँ पे, तो इसके साथ जो है वो आपके पास एल्डिहाइड बनेगा। अब आप जानते हैं एल्डिहाइड भी इस कंडीशन में स्टेबल नहीं है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। जबकि यहाँ पे आप देखें तो आपके पास जो है वो हमने ये जिस तरह स्टार्ट में ओजोन के लिए जो कंपाउंड लिया था वही एल्कीन हम ले रहे हैं, इसमें ये डबली सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, यानी डाई सब्स्टिट्यूटेड ये कार्बन है, ये सिंगली सब्स्टिट्यूटेड है, इससे आपको मिलेगा एल्डिहाइड इस साइड से, तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। जबकि इस साइड से आपको कीटोन मिलेगा, वो कीटोन की फॉर्म में ही रहेगा, वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो इसलिए ऐसा अगर देखा जाए तो ये ओवरऑल इस एग्जांपल और इस दोनों, इसमें तो आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, यानी एल्डिहाइड कीटोन के लिहाज से। यहाँ पे आपको एंड प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, जो कि आप अगर एल्डिहाइड कीटोन हासिल करने जाते हैं, इस लिहाज से ये वाला जो रिएक्शन है ये सूटेबल नहीं है। ये रिएक्शन जो है वो आपके पास, आप कह सकते हैं कि आपको एक कंपाउंड दे रहा है लेकिन दूसरा नहीं दे रहा है, यानी आपको कीटोन तो मिल रहा है लेकिन आपको एल्डिहाइड नहीं मिल रहा है। अगर मिलेगा भी तो वो आपको बहुत कम कंसंट्रेशन में मिलेगा, इसलिए ये रिएक्शन फिर हम कहते हैं कि जनरली सूटेबल नहीं होता। ओवरऑल रिएक्शन अगर आप यहाँ पे देखें, इसमें इसको कंप्लीट अभी हम बताते हैं, वन बाई वन डिस्कस करेंगे और इसका फिर मैकेनिज्म देखेंगे। एक अल्कीन हमने लिया, उसको हमने KMnO4 के साथ ट्रीट किया, अल्कलाइन KMnO4 के साथ हीट किया, तो अब हमारे पास जो है वो क्या बनेगा जी, ग्लाइकोल, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजलेशन, डाई हाइड्रोजलेशन भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि दो OH ग्रुप यहाँ पे आ रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहे हैं, तो सेम साइड पे आ रहे हैं, सेम डाई हाइड्रोजलेशन कहेंगे। उसके बाद KMnO4 फर्दर इसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाता है, कीटोन बनेगा, ठीक है, और साथ एल्डिहाइड बनेगा। अब जो हमारे पास एल्डिहाइड है उसकी चूंकि फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो एंड में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इसमें सबसे पहले मैकेनिज्म को कुछ इस तरह हम सजेस्ट कर रहे हैं कि अल्कीन के जो डबल बॉन्ड है वो ये KMnO4 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। Mn के ऑक्सीडेशन स्टेट 7 होती है, 4 ऑक्सीजन के साथ इसने बॉन्ड बनाए हुए हैं और एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल है, बाकी डबल है। जिसका सिंगल है उस पर नेगेटिव चार्ज है और K पॉजिटिव आयनिक एसोसिएशन बिटवीन ऑक्सीजन एंड पोटेशियम। तो ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड इस तरफ, आप इस तरफ से भी अटैक करवा सकते हैं मैकेनिज्म में, लेकिन हम इस तरह शो कर रहे हैं, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड मिल जाएगा मैंगनीज को। मैंगनीज जो है वो अब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 5 हो जाएगी, ठीक है, 5 बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद सेन एडिशन, यानी यहाँ पे इसने इसकी अंदर कर ली,
तो यहाँ पे एक यानी ये आपको 5 मेंबर रैंक मिल जाएगा इसका, इंटरमीडिएट बन रहा है ये। उसके बाद क्या होगा कि OH जो है वो मैग्नीज में अटैक करेगा, ठीक है। और जब OH इधर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक होगा, तो इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज, पोटेशियम को हम इधर ले लेते हैं, K पॉजिटिव पे, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा वहाँ पे पॉजिटिव हम ले लेते हैं। उसके बाद जो है क्या होगा इसमें फर्दर कि ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर से ब्रेक हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला ऑक्सीजन चूंकि नेगेटिव हो गया, तो इसके बाद हमने क्या करना है, इस ऑक्सीजन को हमने जो है वो यहाँ पे इसकी प्रोटोनेशन हम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस ऑक्सीजन की क्या किया हमने, प्रोटोनेशन कर दी। जब हम इसकी प्रोटोनेशन करेंगे, प्रोटोनेशन हम वाटर से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे या एसिड आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम सॉल्वेंट वाटर ही यूज करते हैं यहाँ पे, यानी प्रोटोनेशन आप वाटर से शो कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे आप इसके साथ पोटेशियम शो कर दें, यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा ओमेट हुए पोटेशियम यहाँ पे, लेकिन इसके साथ शो कर दें पोटेशियम, ठीक है, इसी तरह जिस तरह यहाँ पे ये शो हुए। तो फर्दर क्या होगा कि ये वाला नेगेटिव चार्ज इस तरफ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे ये भी नेगेटिव बन जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे इसका बाई प्रोडक्ट जो है वो हम शो कर रहे हैं, तो बाई प्रोडक्ट जो एंड बाई प्रोडक्ट होता है वो MnO2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप MnO3H बना रहे हैं, तो आप इसको फिर शो कर दें कि ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, MnO2 में। तो बाई प्रोडक्ट आपका जो है वो इसमें, इस कंडीशन में, ये जो कंडीशन आप यूज कर रहे हैं अल्कलाइन वाली, इसमें MnO2 बनेगा। उसके बाद क्या होगा कि इसमें फर्दर क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास जो है वो इसको दोबारा अभी यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हमने यहाँ पे शो कर दिया, तो अभी यहाँ पे इसको फिर आप ना लिखें, ठीक है, क्योंकि इसका हमने कह दिया कि ये यहाँ से निकल गया है, इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये गलती से यहाँ पे रह गया है, इसको आपने इग्नोर करना है, इसको कंसिडर नहीं करना, ठीक है, आपने इसको देखना है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसकी आपने अब हाइड्रोलिसिस करनी है, उसी तरह जिस तरह हमने इसकी प्रोटोनेशन की थी पहले, ठीक है, इसी तरह इसकी भी हम प्रोटोनेशन कर रहे हैं। तो जब प्रोटोनेशन करेंगे तो K पॉजिटिव यहाँ से और यहाँ से OH नेगेटिव यानी KOH यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, फर्दर आपने क्या करना है कि आपके पास जो है वो, अब चूंकि आपने इसको भी यहाँ तक आपने रिएक्शन कर लिया है, यानी ये आपके पास अब सेन हाइड्रोजाइलेशन हो चुकी है, ठीक है, ये हाइड्रोजाइलेशन का मैकेनिज्म था। अब फर्दर आप इसकी, चूंकि इस बॉन्ड की भी क्लीवेज आपने करनी है, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले वो ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करेगा, और इसके ऊपर यहाँ पे जब अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इस तरफ ब्रेक होगा, ठीक है, ये देखें नेगेटिव चार्ज इस पे आ रहा है, ये ऑलरेडी इस पे नेगेटिव था। उसके बाद क्या होगा कि ये वाला जो प्रोटॉन है इसको आप शिफ्ट कर दें, ठीक है। जब प्रोटॉन को आप शिफ्ट करेंगे तो इस ऑक्सीजन के ऊपर OH बन जाएगा। उसके बाद आपने दूसरे ऑक्सीजन का भी इसके ऊपर अटैक करवाना है, ठीक है। जब आप इस पर अटैक करवाएंगे तो ये वाला बॉन्ड भी आपका टूटेगा और प्रोटॉन शिफ्ट होगा, ये भी OH हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि एट द एंड जो है वो आपने यहाँ से इस बॉन्ड को इस तरफ ब्रेक करना है, इसको इस तरफ ब्रेक करना है, ठीक है। तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड भी आपने ब्रेक करना है, ठीक है। कार्बन कार्बन जिस तरह आपने ओजोनाइड जो है उसमें हमने ब्रेक किया था, सेम इसमें भी हम उसी तरीके से कर रहे हैं। ये वाला बॉन्ड जब इस तरफ ब्रेक होगा तो आपके पास ये वाला पार्ट बन जाएगा, जो कि क्या है, आपके पास कीटोन है, दिस वन, ठीक है। ये इस साइड से कीटोन बनेगा और इस साइड से आपके पास ये एल्डिहाइड बन जाएगा। ये वाला बॉन्ड जब इस तरफ ब्रेक होगा तो ये आपके पास बन जाएगा एल्डिहाइड, और आप जानते हैं एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन से ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और साथ बाई प्रोडक्ट भी इधर बनेंगे आपके पास, ठीक है। मतलब बाई प्रोडक्ट का मतलब ये है कि डेफिनेटली आप इसको भी तोड़ रहे हैं तो इसके भी जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो आपके पास कुछ इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट यहाँ पे बनेंगे। लेकिन आपको इस यानी ये जो एल्डिहाइड कैसे बन रहा है, कीटोन कैसे बन रहा है, ये आपके पास ये डायल हाइड्रोजाइलेशन प्रोडक्ट, आपने इनके ऊपर फोकस करना है। बाकी बाई प्रोडक्ट के ऊपर इसमें इतना ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज फिर आप बहुत कॉम्प्लिकेशन आपके लिए हो जाएगी रिएक्शन में, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन बाई प्रोडक्ट के लिहाज से फिर आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपने अपने मेन प्रोडक्ट को यहाँ पे मैकेनिज्म में फोकस करना है। ओके, उसके बाद जो है वो एक और मैकेनिज्म भी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ
कि जिसमें हम ये शो कर रहे हैं कि हमारा जो अल्कीन था, हमने ये कहा जी कि हमारे पास जो डायओल जो होगा, ये जो डायहाइड्रिक सॉरी जो ग्लाइकोल होगा, यानी जो डायहाइड्रोजिलेशन से बनता है, वो कम बनता है, यानी उसकी यील्ड हमारे पास कम होती है। जाहिर है उसकी यील्ड कम होगी तो आगे उसके प्रोडक्ट की यील्ड भी कम हो जाएगी। तो अब वो कम क्यों बनता है, उसकी एक वजह यहाँ पे इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि जब आप इसको ट्रीट करते हैं KMnO4 के साथ, तो आपके पास इनिशियली ये वाला इंटरमीडिएट बनता था, वहां पे भी बना है, यहाँ पे हमने देखा है, इसमें भी ये बना है, यहाँ पे इंटरमीडिएट, अब यहाँ पे भी ये बन रहा है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं जी कि इसको अगर आप एसिड के साथ मिलाएं हाई टेम्परेचर पे, तो यहाँ से आप KHSO4 निकल जाएगा। ठीक है, एसिडिक कंडीशन आपने इसको देनी है। तो जब आप एसिडिक कंडीशन इसको देंगे तो आपके पास जो है वो यहाँ पे इसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको फर्दर यानी इसको हम तोड़ना चाहते हैं अभी। ठीक है, तो अगर इसको एसिडिक कंडीशन यहाँ से मिल जाएगी तो ये डायरेक्टली भी जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप डायहाइड्रोजिलेशन वाला प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बेस कैटालाइज वाला बेसिक कंडीशन में तो हमने यहाँ पे बात की है कि बीच में हाइड्रोजिलेशन वाला बनेगा, फिर उसकी फर्दर जो है वो उन कंडीशन के अंदर उसकी क्लीवेज होगी और एंड में आपको एल्डिहाइड कीटोन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम एसिडिक कंडीशन अगर इसको दे रहे हैं तो इसमें हमारे पास ये वाला इंटरमीडिएट बनेगा, इसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी और इसको उसी तरह फिर आपने ब्रेक करना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे चूंकि डायओल नहीं बनाना बल्कि आपने इसी को ब्रेक करना है। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो आपके पास यहाँ पे ओवरऑल MHMnO2 यानी जो कि बाई प्रोडक्ट है जो यहाँ से निकलेगा, और इस साइड से आपके पास एल्डिहाइड बनेगा, इस साइड से आपके पास कीटोन बनेगा। आप जानते हैं कि एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम अल्कीन जो है उनको जब KMnO4 के साथ मिलाते हैं और अगर हम उसको जो है वो एसिडिक कंडीशन दे दें तो हम जो है विदाउट हाइड्रोजिलेशन भी उसके एल्डिहाइड कीटोन हासिल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि एल्डिहाइड जो फर्दर ऑक्सीडाइज हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन फिर कम बनेगी और आपको कीटोन रीजनेबल अमाउंट में मिल सकता है। 1,2-डायओल जो कि ग्लाइकोल होते हैं कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन बाय देयर ट्रीटमेंट विद पर आयोडिक एसिड और सोडियम पर आयोडाइड ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ 1,2-डायओल जिसे हम जनरली कहते हैं। ठीक है, उस ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के लिए तरीका ये भी आप यूज कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक 1,2-डायओल बना हुआ है, वैसे तो हम यहाँ पे हम उस रिएक्शन को स्टॉप नहीं कर रहे हैं, हम डायओल को फर्दर कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास मौजूद है तो उसको कन्वर्ट करने के फर्दर जो मेथड है वो ये वाले भी है कि आप जो है उसको अगर पर आयोडिक एसिड के साथ यानी ग्लाइकोल या 1,2-डायओल को जो वेसिनल डायओल होता है उसको अगर आप जो है वो पर आयोडिक एसिड HiO4 जिसका फार्मूला है जो कि एक एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके साथ अगर आप ट्रीट करें या सोडियम पर आयोडाइड के साथ ट्रीट करें तो इसकी ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाएगी और एक साइड से आपके पास एक कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, दूसरे से दूसरा। वो डिपेंड करता है कि उसका ग्लाइकोल का डायओल का स्ट्रक्चर क्या है और फिर चूंकि वो अल्कीन से बनता है तो ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि स्टार्ट में कौन सा अल्कीन आपने यूज किया था। ओके, सेकंड मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन की हम बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन की सिंथेसिस के लिए सेकंड मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड सच एज एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड। अगर हम जनरली बात करें तो हमारे पास जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन से हमें एल्डिहाइड मिलता है। अब अगर प्राइमरी में से भी पहले अगर बात करें हमारे पास जो मिथाइल अल्कोहल होता है, मीथानॉल जो होता है, ठीक है, मीथानॉल से आपको फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा और बाकी जितने भी प्राइमरी अल्कोहल आपके पास आएंगे उनसे आपको अदर एल्डिहाइड मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल जो होते हैं वो कीटोन बनाते हैं। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास मोर सुटेबल जो अल्कोहल होते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी से एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी से कीटोन बनता है। अब इसमें भी ये हमारे रिएजेंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर हम जो है वो कोई पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल से आपको फिर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। अगर आप कोई कंट्रोल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो फिर आपको जो है वो एल्डिहाइड मिल सकता है, एल्डिहाइड पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है, जनरल एग्जांपल है, एक प्राइमरी अल्कोहल है, उसके हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, एल्डिहाइड बन रहा है,
सेकेंडरी अल्कोहल है उससे ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और हमें कीटोन मिल रहा है। ठीक है, अब ये वाला जो मेथड है इसको ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 16 में डिस्कस किया है डिटेल से, और उस लेक्चर का जो टाइटल था दैट वाज रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, यानी ये ऑलरेडी हमने रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में इसको डिटेल से डिस्कस कर लिए। तो आपने उस लेक्चर को देखना है, उसमें ये वाला पार्ट आप जरूर देखें, यानी जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल डिस्कस हुआ है, तो ये वाला जो मेथड है ये फिर क्लियर हो जाएगा। ओके, थर्ड मेथड इज pyrolysis of calcium salts of carboxylic acids. Dry distillation, that is break down at higher temperature. Dry distillation का यहाँ पे क्या मतलब है कि इसको जनरली हम pyrolysis भी कहते हैं, कि हम ऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक कंपाउंड को हाई टेम्परेचर पे इन द एब्सेंस ऑफ एयर जो है वो हीट करते हैं, इसको हम ओवरऑल ड्राई डिस्टिलेशन कहते हैं। Yield a variety of carbonyl compound depending on the structure of carboxylic acid used. ठीक है, इसमें डिपेंड करता है कि आप फिर कौन सा जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड आपने यूज किया है, क्योंकि जो साल्ट होगा वो उस कार्बोक्सिलिक एसिड पे डिपेंड करेगा जिससे वो बनेगा, तो फिर उसी तरह का आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसमें यह होता क्या है कि आप कैल्शियम या बेरियम साल्ट्स जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, उनको आप हीट करेंगे हायर टेम्परेचर पे और उसमें आपको कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। A mixture of calcium formate and calcium salt of carboxylic acid. ठीक है, अगर आपके पास कैल्शियम फॉर्मेट है और कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, will give an aldehyde while calcium formate alone will yield formaldehyde. ठीक है, अगर आपके पास कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये आपके पास क्या बनाएगा, ये आपको एक एल्डिहाइड देगा, लेकिन कैल्शियम फॉर्मेट एलोन अगर आप यूज करेंगे तो फिर आपको फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, मतलब अदर देन फॉर्मल्डिहाइड ये आपको इस केस में ये एल्डिहाइड देगा। कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अदर देन फॉर्मिक एसिड विल गिव ए सिमेट्रिकल कीटोन, ठीक है, while a mixture of calcium salt of two such acid would yield an unsymmetrical ketone together with the two possible ketone। अब यहाँ पे एग्जांपल से देख लेते हैं इसको, कि सबसे पहले हमने कैल्शियम फॉर्मेट लिया, कैल्शियम फॉर्मेट को हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, जाहिर है पायरोलिसिस कर रहे हैं, पायरोलिसिस मीन की हीटिंग करेंगे हाई टेम्परेचर पे, एयर नहीं देंगे, एयर देंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी, नहीं कंबस्टन के चांस होंगे, तो हम इन द एब्सेंस ऑफ एयर इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे कैल्शियम फॉर्मेट के साथ। तो इस रिएक्शन में आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, ये चूंकि जब आप हीट करते हैं तो ये वाला बॉन्ड टूटता है इसमें से, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, अगर आप इसके मैकेनिज्म को चेक करें तो ये बॉन्ड टूटेगा, इधर से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, यानी एक कार्बोनिल का जो है वो ये जो इसके साथ, यानी इसको आर कंसिडर कर लें, इस पर आर की जगह हमने एच लिखा हुआ है, तो वो निकलेगा और दूसरे का जो है वो एसाइल ग्रुप निकल जाएगा। तो अब इसका अगर H निकलेगा, इसका ये निकलेगा, तो ये आपस में मिलकर क्या बनाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, और ये आप देखें क्या बनेगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि बाई प्रोडक्ट है। ये कैल्शियम फॉर्मेट हम अकेला यूज कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा है। और अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट जिस तरह पहले हमने डिस्कस किया कि हम जो है वो इन दोनों का मिक्सचर यूज कर रहे हैं, ठीक है, जब मिक्सचर यूज करेंगे, ठीक है, कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट, ठीक है, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विल गिव एन एल्डिहाइड, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा, आपको एक अदर देन फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है, कैल्शियम एसीटेट एंड कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है, यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि आपने कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट को यूज करना है, ठीक है, यानी एक आपके पास जो है वो फार्मिक एसिड का साल्ट है और दूसरा आपके पास जो है वो एसिटिक एसिड का साल्ट है, उनको आपने यूज करना है, ठीक है। दूसरा, इसके साथ आप जब इसको यूज कर रहे हैं तो इसके नतीजे में जब आप इनको हीट करेंगे तो आपके पास बनेगा जी एसिटाल्डिहाइड। कैसे बनेगा आप गौर से देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो यहाँ पे इस केस में यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये वाली जो पोजीशन है इसको आपने देखना है, ठीक है, इस पोजीशन को लेट्स से अब यहाँ पे इस पोजीशन को अगर आप ले लें, एक का आपके पास जो है वो एसिटाइल ग्रुप और दूसरे का हाइड्रोजन आपस में मिलेगा, ठीक है, तो आपके पास मिलेगा एसिटाल्डिहाइड।
इसी तरह इसका फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो मिथाइल है और इसका आप जो है वो ये वाला फॉर्माइल ग्रुप ले लें, ठीक है। इसका फॉर्माइल ले लें और इसका मिथाइल ले लें तो आपके पास फिर भी एसिटाल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको इस तरह एनसर्कल नहीं किया, लेकिन आपने ये याद रखना है कि ये किस तरह बनेगा। ये आप जो है वो इसको इस तरह भी शो कर सकते हैं कि आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल है वो आपके पास इस तरह बनेगा। ये देखिए दिस वन ऐसे करके ये इस तरह बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरह, ठीक है, ये वाला। और दूसरा कैसे बनेगा, दूसरा आपके पास जो है वो इधर से बनेगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको ले लें, ये दिस वन, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास क्या रह गया, एसिटाइल, इसमें क्या रह गया, मिथाइल, यानी ये आपको एसिटाइल देगा, ये आपको मिथाइल देगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इन दो, चूंकि यहाँ पे अगर ये एसिटाइल दे तो इसके इधर से इसको हाइड्रोजन मिल रहा है तो ये एसिटिक एसिड मिलेगा। तो इसमें तो आपके पास जो है वो अगर देखा जाए तो आपके पास एसीटोन बनने के भी चांस है, ठीक है, यानी ये वाला बनने के भी चांस है। लेकिन चूंकि हम मिक्सचर यूज कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो एसिटाल्डिहाइड ही मिलेगा, चूंकि साथ ये भी है आपके पास, ठीक है। तो इनका ब्रेकडाउन कुछ इस तरह होता है कि ये आपको एसिटाइल देगा, ये आपको हाइड्रोजन देगा, तो एसिटाल्डिहाइड, सॉरी, ये एसिटाइल ग्रुप देगा, ये तो हाइड्रोजन, तो ये एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। और ये वाला पार्ट आपको मिथाइल देगा और ये फॉर्माइल देगा, तो आपके पास फिर भी यही बन जाएगा, ठीक है। और साथ आपको 2 मॉलिक्यूल आप कैल्शियम कार्बोनेट मिलेंगे। एक आपके पास चूंकि दोनों में कैल्शियम है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन चूंकि ये दोनों मिल के आपको ये वाला प्रोडक्ट बनाएंगे। ये दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसको ग्रुप को जो है वो शो करना है, यहाँ पे इस कैल्शियम समेत यहाँ पे इसको छोड़ना है और ये ऑक्सीजन साथ ले लेना है, ये CaCO3 एक बन गया आपके पास, इससे फॉर्माइल रह गया आपके पास, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट क्या करना है कि इसको आपने ये लेना है CO2 को इस CO के साथ, तो आपके पास ये एक CaCO3 बन गया, ठीक है। और उसके बाद जो आपके पास यहाँ से मिथाइल रह जाएगा, ठीक है, यहाँ से मिथाइल और इसका जो फॉर्माइल, ये आप उसमें एसिटाल्डिहाइड। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे क्योंकि आप इसको निकाल रहे हैं इनमें से, तो आपके पास एक के साथ क्या रह जाएगा, हाइड्रोजन रह जाएगा, ठीक है। लेट से अगर आप इसका जो है वो शो कर रहे हैं कि इसको, इस ग्रुप को आप निकाल रहे हैं, इधर से सॉरी मिथाइल रह जाएगा आपके पास, यहाँ से मिथाइल रह जाएगा, ठीक है। और इधर से आपके पास फॉर्माइल निकल रहा है, तो ये आपस में मिलकर एसिटाल्डिहाइड। इसी तरीके से यहाँ से आपके पास जो है वो अगर आप देखें तो आपने उसको इधर से अगर ब्रेक किया तो उसको अपने यहाँ से फिर करना है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया, यानी इधर से अगर फॉर्माइल निकालना है, इधर से हाइड्रोजन निकालना है, तो आपके पास ये CaCO3, ठीक है, और ये आपके पास एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल और हाइड्रोजन आपस में मिलके एसिटाल्डिहाइड बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसी तरह जिस तरह हमने ये कैल्शियम फॉर्मेट की बात की थी, कैल्शियम एसीटेट को देखते हैं, ये पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा और ये वाला जो आपका पार्ट है ये बना देगा एसीटोन, यानी इधर से मिथाइल आएगा, इधर से एसिटाइल आएगा। अगर आप कैल्शियम प्रोपेनोएट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके केस में क्या होगा, साथ आप कैल्शियम एसीटेट यूज कर रहे हैं, सेम उसी तरह होगा कि अब यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। अब इसमें ये वाला प्रोडक्ट आपका कैसे बन रहा है, यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, इस प्रोडक्ट में जो है वो आपके पास अगर आप देखें तो एक आपका जो है वो बन रहा है यहाँ पे, यानी ये वाला जो आपका पार्ट है, ये पार्ट जो है वो कंबाइन हो रहा है इसी केस ग्रुप के साथ। जिस तरह यहाँ पे मैंने कहा था कि आपके पास यहाँ पे इस केस में ये भी बन सकता है, ये एसीटोन भी यहाँ पे बन सकता है इस रिएक्शन में, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो पेंटेन 3 ओन है ये कैसे बन रहा है, ये किस तरह बनेगा, इसमें आपके पास जो है वो ये पार्ट इसके साथ कंबाइन होगा, यानी ये वाला इसके साथ, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला पेंटेन 2 ओन कैसे बना, ठीक है, पेंटेन 2 ओन, तो इसमें क्या होगा कि इसमें ये पार्ट इस मिथाइल के साथ पेंटेन 2 ओन बन जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस वाला कैसे बनेगा आपके पास, उसमें क्या होगा, उसमें जो है वो ये वाला पार्ट अगर ये नहीं, ये एसिटाइल वाला पार्ट जो है आपका अगर इसके मिथाइल के साथ इधर मिल जाए तो उस तरह भी ये बन सकता है, ठीक है। और दूसरा तरीका कौन सा होगा इसमें, दूसरा क्या होगा कि इधर से अगर आप मिथाइल ले लेते हैं,
ठीक है, एसिटाइल की जगह मिथाइल ले लेते हैं और इसका आप एसिटाइल ले लेते हैं, तो फिर भी आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा इस केस में, और साथ 4CaCO3, ठीक है, यानी आपके पास जो है वो 4CaCO3 यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। 4CaCO3 कैसे बनेंगे? डेफिनेटली आपके पास जो है वो अगर आप देखें तो आप इसके 2 मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखें इनके अलावा भी आप 2 यूज कर रहे हैं, एक आप इसका फर्दर यूज कर रहे हैं, ठीक है, और एक इसका फर्दर यूज कर रहे हैं, ठीक है, यानी टोटल यहाँ पे आप 4 यूज कर रहे हैं। तो जाहिर है 4 में हर एक में एक कैल्शियम है, तो 4 कैल्शियम हो जाएंगे। इस तरह आपके पास टोटल जो CaCO3 बनने चाहिए वो भी कितने होंगे? 4 हो जाएंगे। One of the useful application of this method is synthesis of cyclic ketones except cyclopropanone and cyclopentanone from dicarboxylic acid. इस रिएक्शन का इसकी एक एप्लीकेशन है इस रिएक्शन की, इसमें आप जो है वो साइक्लिक कीटोन बना सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट साइक्लोप्रोपेनोन एंड साइक्लोपेंटानोन, उन दोनों के अलावा आप साइक्लिक कीटोन बना सकते हैं। इनके अलावा क्यों? क्योंकि साइक्लोप्रोपेनोन स्मॉलर रिंग है, उसमें स्ट्रैंड होता है और वो स्टेबल नहीं है, और इसी तरह साइक्लोब्यूटानोन जो होता है वो भी स्मॉलर रिंग है, स्ट्रैंड है उसके अंदर, रिंग स्ट्रैंड मौजूद होता है, वो स्टेबल नहीं होता, तो उनका बनना थोड़ा इस रिएक्शन में मुश्किल काम है। बाकी आपके पास जो है वो जो रिंग्स हैं, जो स्टेबल रिंग्स हैं, यानी 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड है या 7 मेंबर्ड है, वो आप इस रिएक्शन से आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो साइक्लिक कीटोन की सिंथेसिस के लिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि आप एडिपिक एसिड जो है, एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं, एडिपिक एसिड को अगर आप 5% बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करें एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 2 मोल ऑफ वाटर यहाँ से आप निकाल दें, तो एट द एंड आपके पास जो है वो, यानी यहाँ पे सबसे पहले आपके पास बेरियम जो है इसका साल्ट बनेगा, ठीक है, बेरियम एडिपेट आप इसे कह सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे एडिपिक एसिड है, तो बेरियम एडिपेट जो है वो इसकी फर्दर अगर आप जब 300 पे से हीट करेंगे, ब्रेक डाउन आप इसका कर रहे हैं, पैरालिसिस कर रहे हैं, तो इसमें BaCO3 निकल जाएगा, ठीक है। जब ये निकलेगा तो रिमेनिंग पार्ट अगर आपका देखें तो ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनना है अभी, ठीक है। तो आपके एक कार्बन रिंग से कम हो गया, ठीक है। पहले अगर आप देखें यहाँ पे अगर ये कार्बन भी आपके रिंग में आता और ये भी आता तो 6 मेंबर रिंग बन रहा था, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये वाला कार्बन चला जाएगा तो आपका ये कार्बन रह जाएगा, इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा, तो ये आपके पास 5 मेंबर रिंग बनेगा, दैट इज साइक्लोपेंटानोन, ठीक है, साथ बेरियम कार्बोनेट बनेगा। इस तरह आप अगर साइक्लोहेक्सानोन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने फिर एसिड में कार्बन बढ़ाना है, फिर वो एडिपिक एसिड नहीं होगा, आयर एसिड होगा, लेकिन एक कार्बन बढ़ाना है, तो ये 6 मेंबर रिंग आपके पास बन जाएगा। 7 बनाना चाहते हैं तो फिर इसमें एक कार्बन आप और इंक्रीज करेंगे तो आपके पास फिर 7 मेंबर रिंग भी बन सकता है। Method number 4 is hydroformylation of terminal alkenes. टर्मिनल एल्कीन की अगर हम हाइड्रोफॉर्मेलेशन करें तो उसके नतीजे में भी हमें जो है वो एल्डिहाइड्स मिल सकते हैं, ठीक है। आपने एक बात याद रखनी है कि ये वाला जो हमने मेथड, यहाँ तक हमने जो मेथड डिस्कस किए हैं, ये एल्डिहाइड कीटोन दोनों के लिए यूज होते हैं, ठीक है। ये वाला जो मेथड लास्ट हमारा थर्ड था, ये दोनों के लिए, यानी फर्स्ट मेथड, सेकंड और थर्ड, ये दोनों के लिए यानी एल्डिहाइड कीटोन के लिए यूज होता है। लेकिन ये वाला जो फोर्थ मेथड है ये हम यूज करते हैं इसके लिए, सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स के लिए। टर्मिनल एल्कीन इज ट्रीटेड, टर्मिनल एल्कीन क्या होता है? जिसके जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है, यानी किसी भी टर्मिनल पे डबल बॉन्ड होगा। जिस तरह आपके पास ये 1 प्रोपीन है, ठीक है, टर्मिनल, अगर आप 2 ब्यूटीन देखें तो वो टर्मिनल एल्कीन नहीं होता, अगर 1 ब्यूटीन देखें तो वो टर्मिनल एल्कीन होगा। Terminal alkene is treated with carbon monoxide and hydrogen in the presence of cobalt catalyst, ठीक है। इसमें होता क्या है कि टर्मिनल एल्कीन को हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ कोबाल्ट कैटालिस्ट की मौजूदगी में ट्रीट करते हैं, ठीक है। और ये जो कोबाल्ट कैटालिस्ट है इसका फार्मूला यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, HCO, H इज हाइड्रोजन, CO इज कोबाल्ट, ठीक है, और CO यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, जो कि लिगेंड के तौर पर काम करता है कोबाल्ट के साथ, और ये 4, तो मीन के 4 कार्बोनिल होंगे। तो 2000 psi प्रेशर आप इसके लिए यूज करेंगे तो
इस प्रेशर पे मतलब रिएक्शन में अगर आपके पास यानी हाई प्रेशर के ऊपर और हाई टेम्परेचर जो कि 130 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपके पास ये वाला जो अल्कीन है इससे आपको जो है प्रोपेनल्डिहाइड और आइसोब्यूटायरेट मिल जाता है। ठीक है, आइसोब्यूटाइल अल्डिहाइड। ठीक है, तो यह डिपेंड करता है कि आप कौन सा अल्कीन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे 3 कार्बन अल्कीन है आपका। ठीक है, 3 कार्बन अल्कीन है, एक कार्बन आपको इस कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलेगा, यानी ये 4 हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास देखे ना, इसमें अब 4 है। ठीक है, लेकिन चूंकि ये आइसोमेरिक फॉर्म में बनेगा, इसमें ये वाला भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। ये एक प्रॉब्लम है कि मिक्सचर आपको मिलेगा, लेकिन ये है कि आप इससे एल्डिहाइड सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब ये जो कैटालिस्ट आप यूज कर रहे हैं, जो कि कोबाल्ट कैटालिस्ट यहाँ पे मेंशन हुआ है, ये एक्चुअली क्या होता है, इसका नाम होता है कोबाल्ट टेट्राकार्बोनिल हाइड्राइड। ठीक है, कोबाल्ट टेट्राकार्बोनिल हाइड्राइड, और ये एज ए कैटालिस्ट रिएक्शन में काम करता है। ठीक है, इसका फार्मूला ये होता है और स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें 4 कार्बोनिल ग्रुप है कोबाल्ट के साथ और एक हाइड्रोजन हाइड्राइड की फॉर्म में, तो इसलिए हम इसको कोबाल्ट टेट्राकार्बोनिल हाइड्राइड कंसिडर करते हैं। तो इस ओवरऑल रिएक्शन में यानी हमारे पास जो अल्कीन होता है उसका जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ उसे ट्रीट करोगे तो उस ओवरऑल रिएक्शन को हाइड्रोफॉर्मेलेशन कहेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि अल्कीन में आप 2 चीजें ऐड कर रहे हैं। अगर आप गौर से देखें, ये जो अल्कीन है इसमें यहाँ पे आप देखें तो ये वाली जो आपकी पोजीशन है वो ये है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे CH था, यहाँ पे CH2 है, तो इधर एक हाइड्रोजन का इजाफा हुआ है। यहाँ पे CH2 था और यहाँ पे CH2 है और उसके साथ जो है एक फॉर्माइल ग्रुप है, तो इस कार्बन पे फॉर्माइल आ जाता है, इस पे हाइड्रोजन आ जाता है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोफॉर्मेलेशन। ठीक है, यानी हाइड्रोफॉर्मेलेशन का क्या मतलब है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज फॉर्माइल ग्रुप इज एक्चुअली हाइड्रोफॉर्मेलेशन। Net result of the reaction is addition of hydrogen atom and the formyl group across the double bond. Therefore, reaction is hydroformylation. This reaction is used for industrial preparation of aldehydes, where it is gives the name as oxo reaction. यानी इंडस्ट्री में ये रिएक्शन एल्डिहाइड की सिंथेसिस के लिए आमतौर पर यूज होता है, यानी एल्डिहाइड की सिंथेसिस का ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है और इंडस्ट्री में इस रिएक्शन को ऑक्सो रिएक्शन का नाम भी दिया जाता है। मेथड नंबर 5 इज बाय गेटरमैन-कोच रिएक्शन। ठीक है, अब ये रिएक्शन भी जो है वो टिपिकली एल्डिहाइड की सिंथेसिस के लिए यूज होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये किसके लिए यूज होता है, एल्डिहाइड की सिंथेसिस के लिए। दिस रिएक्शन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एल गेटरमैन एंड हिज स्टूडेंट J.A. कोच इन 1897। अब ये जो रिएक्शन है ये 2 मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जो है इसको इंट्रोड्यूस किया, एक गेटरमैन था और एक उसका स्टूडेंट था जो कि जिसका नाम था क्या नाम था, J.A. कोच। इन दोनों ने मिलकर ये रिएक्शन इंट्रोड्यूस किया और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1897 में। ठीक है, इन दिस रिएक्शन एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी एरोमेटिक रिंग्स इसमें मोस्टली यूज होते हैं। ठीक है, इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ a Lewis acid such as aluminum chloride. The reaction is analogous to Friedel-Crafts acylation with formyl chloride. ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह अगर आप फॉर्माइल क्लोराइड अगर आपके पास हो, ठीक है, एक तो एसिटाइल क्लोराइड होता है जो मोस्टली हम यूज करते हैं फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के लिए, लेकिन अगर आप फॉर्माइल ग्रुप लाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर फॉर्माइल क्लोराइड आप यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लीविस एसिड, तो वो वाला जो रिएक्शन है वो फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कहलाता है। ये रिएक्शन बिल्कुल उसी की तरह होता है क्योंकि इसमें भी जो इंटरमीडिएट होता है हमारे पास वो फॉर्माइल के टाइम यहाँ पे भी बनता है। ठीक है, और LCl4-1 जो है वो भी एक इंटरमीडिएट के तौर पर हमें यहाँ पे मिलता है, तो इसलिए ये उससे मिलता जुलता रिएक्शन है। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा कि सबसे पहले बेंजीन को हम ले रहे हैं, बेंजीन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड HCl ट्रीट कर रहे हैं तो हमारे पास फॉर्माइल ग्रुप आ रहा है, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय फॉर्माइल ग्रुप। ठीक है, बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट बन गया जो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड है। उसके बाद मैकेनिज्म क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड को जब आप HCl के साथ मिलाते हैं तो आपके पास जो है वो यहाँ से अगर इससे Cl निकल जाएगा तो यानी ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो इस कार्बन पे जब ये हाइड्रोजन आएगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये हाइड्रोजन को ले रहा है, और ये वाला जो
लोन पेयर है, जब ये इधर शिफ्ट होगा तो ये रेजोनेंस करेगा, यानी इसका ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये पॉजिटिव चार्ज आपका इस ऑक्सीजन पे भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये क्लोराइड जो है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, यानी क्लोराइड की भी एडिशन हो जाएगी, ठीक है। इस तरह आपके पास क्या बन जाएगा जी, सबसे पहले फॉर्माइल क्लोराइड। जैसा कि मैंने आपको कहा, इसका ये बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह हम एसाइलेशन करते हैं फॉर्माइल क्लोराइड से। इसमें भी अगर आप देखें बीच में फॉर्माइल क्लोराइड, लेकिन यहाँ पे चूंकि फॉर्माइल क्लोराइड आप डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे, आपके NC2 बन रहा है फॉर्माइल क्लोराइड, यानी ड्यूरिंग द रिएक्शन ही बन रहा है। उसके बाद जब ये लोन पेयर अटैक करेगा LCl3 के ऊपर, तो LCl3 इसके साथ अटैच हो गया अब, ठीक है। तो इस Cl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जाहिर है ये यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ये लोन पेयर इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, तो यहाँ से LCl4 निकल जाएगा। देखिए LCl2 ये है, सॉरी Cl3, और ये साथ Cl4 नेगेटिव निकल जाएगा। और ये आपके पास वही वाला कैटायन जो कि अगर आप वैसे फ्राइडल क्राफ्ट के थ्रू भी करें तो ये भी बीच में बनता है वहां पे। उसमें फिर जो बेंजीन है उसका पाई बॉन्ड, पाई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा इसके ऊपर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक इसका इसके ऊपर होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो अब यहाँ पे जब ये अटैक करेगा तो आपके पास ये ऐड हो जाएगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का एक इसका है, लेकिन ये दोनों इसके साथ चले जाएंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद LCl4 जो है उसमें से एक Cl नेगेटिव इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और ये पॉजिटिव फॉर्म में यहाँ से निकलेगा, तो HCl यहाँ से ये नहीं निकलेगा ओवरऑल, ठीक है। HCl जो कि यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपने इसको शो करना है -HCl, यानी HCl यहाँ से निकल रहा है। उसके साथ क्या है, LCl3 यहाँ से निकल जाएगा, जो कि कैटलिस्ट था वो रिकवर हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और आपके पास ये बेंजन दिखाई, जो कि इसका फाइनल प्रोडक्ट है। गेटरमैन-कोच रिएक्शन वाज मॉडिफाइड बाय गेटरमैन इन 1907, ठीक है। इस रिएक्शन को फिर गेटरमैन ने दोबारा मॉडिफाई किया 1907 में। उसमें क्या किया उसने, ही यूज्ड HCN in place ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज सोर्स ऑफ फॉर्माइल ग्रुप। उसमें फिर उसने HCN यूज किया था। HCN में भी जनरेटेड NC2 by the reaction of HCl with an inorganic cyanide such as sodium cyanide or zinc cyanide। NC2 का क्या मतलब है कि आपका अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड जो वैसे तो आप डायरेक्ट भी उसे बाहर से यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ड्यूरिंग द रिएक्शन ही उसे बनाते हैं, आपकी फ्लास्क में वो बनेगा और वहीं से वो यूज होता है, तो उसे हम NC2 सिंथेसिस कहते हैं, यानी रिएक्शन में ही वो बनेगा और वहीं से यूज हो जाएगा। तो HCN बाहर से हम यूज नहीं करते, बल्कि वो NC2 ही बनता है, रिएक्शन में ही बनता है, ठीक है। तो कैसे बनता है भाई, द रिएक्शन ऑफ HCl विद एन ऑर्गेनिक साइनाइड, इसमें सोडियम साइनाइड या जिंक साइनाइड यूज होता है इसको बनाने के लिए, CN को, हाइड्रोजन साइनाइड को। द इनिशियली फॉर्म सॉल्ट ऑफ एन एमाइनो डेरिवेटिव यील्ड एन एल्डिहाइड ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो आपके पास जो मतलब सॉल्ट बनेगा एमाइनो डेरिवेटिव का, वो फिर उसकी अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, तो वो एल्डिहाइड बनाएगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या है कि NaCN को अगर HCl के साथ मिलाएं तो HCN बनता है और NaCl, HCN NC2 यानी यहाँ पे बन गया। अब ये HCN जब HCl के साथ मिल के LCl3 की मौजूदगी में ये सबसे पहले फिर अमाइनो डेरिवेटिव बनाएगा, यानी साल्ट ऑफ अमाइनो डेरिवेटिव, ठीक है। और उसके बाद इसको जब वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो एट द एंड यू विल गेट बेंजल्डिहाइड। मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले आपने NaCN जो है उसको HCl के साथ मिलाना है, तो CN नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ मिलेगा, HCN बनेगा, Na पॉजिटिव Cl के साथ मिलकर NaCl बना। उसके बाद आपने HCN जो है उसके लोन पेयर को प्रोटोनेशन कर देनी है, ठीक है। जब आप लोन पेयर को प्रोटॉन देंगे तो डेफिनेटली जो है वो Cl, बल्कि आपने HCl की एडिशन करनी है इस पे, तो एडिशन होगी तो क्या होगा, इधर अगर हाइड्रोजन आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और इस तरफ आप Cl ऐड कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो खत्म हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो क्लोरोम मीथेन अमाइन आप शो कर सकते हैं, ये बन जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या होगा जी, HCl और LCl3 आप इसके साथ मिलाएं तो इसके ऊपर एक H और हो जाएगा, NH2 पॉजिटिव हो जाएगा, इन लोन पेयर भी ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो LCl3 जब आप मिलाते हैं तो LCl3 क्या करेगा, ये जो Cl है इसको लेके LCl4 बना देगा नेगेटिव, ठीक है। इस तरह आपके पास जो इस कार्बन के ऊपर अब Cl है ये यहाँ से अब जाएगा, क्योंकि ये टेम्परेरी है यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड इस पर अटैक करेगा, Cl यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, इसकी एडिशन हो गई यहाँ पे।
अब यहाँ से जो Cl निकल रहा है उसको भी हमने फिर कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है, तो एक और LCl3 हम यूज कर रहे हैं, LCl4 नेगेटिव बन रहा है, और उसके बाद क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी आप LCl4 यूज कर रहे हैं तो सादा Cl बनेगा इससे फिर, और LCl3 यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, जब तक ये पॉजिटिव चार्ज है तो आप LCl4 की एसोसिएशन इसके साथ शो करेंगे इसको स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से तो डबल बॉन्ड आपका बन गया, इसकी एरोमेटिसिटी बहाल हो गई, अब यहाँ पे ये एरोमेटिक नहीं रहा, लेकिन अब चूंकि जब इसकी एडिशन हुई थी तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया, लेकिन अब यहाँ पे ये एरोमेटिक हो जाता है। उसके बाद क्या होगा कि आपने वाटर को यूज करना है, वाटर अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ये बॉन्ड इधर नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा, वाटर की एडिशन यहाँ पे हो जाएगी और वाटर पे पॉजिटिव, वाटर के ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब यहाँ पे चूंकि इस पे चार्ज खत्म हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट है, तो अब इसकी इधर जरूरत नहीं है, ये इधर आ जाएगा। उसके बाद आप प्रोटॉन शिफ्ट करेंगे तो उस पर फिर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, फिर LCl4 इसके पास चला जाएगा, ये वाला लोन पेयर जब इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, तो अब आपके पास ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इस बॉन्ड को, बल्कि एक मिनट, आपने यहाँ पे इसको तोड़ना नहीं है, ठीक है, इसको तोड़ने से पहले आपने एक काम करना है कि ये लोन पेयर इधर शिफ्ट करना है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अब यहाँ पे सॉरी बल्कि आप इसको तोड़ देंगे, क्योंकि अगर आप इसको नहीं ही तोड़ेंगे तो फिर ये वाला बॉन्ड कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। तो पहले आपने इसे तोड़ देना है, ठीक है। तो जब आप इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, ये वाला लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये एरो आपको नजर नहीं आ रहा, बस एरो आपने यहाँ लगा लेना है, ये एरो जब इस तरफ आप शिफ्ट करोगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो आपके पास जो LCl4 नेगेटिव है वो इस ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अमोनिया निकल जाएगा, ये देखें यहाँ से अमोनिया -NH3 का मतलब है कि इधर से अमोनिया निकल रहा है इस रिएक्शन में, ठीक है, और ये माइनस चार्ज नहीं है, ये याद रखिएगा, ये हम शो करते हैं कि इसमें यहाँ से ये जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये चीज़ बन जाएगी इंटरमीडिएट, इससे आपने प्रोटॉन निकालना है, इसकी रीप्रोटोनेशन करनी है, तो इधर से जो Cl नेगेटिव है वो इधर से H पॉजिटिव को निकालेगा, तो HCl बन जाएगा आपके पास, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास जो है वो, यानी यहाँ पे इस हाइड्रोजन को आपने यहाँ से निकालना है। अब इसके दो तरीके हैं, एक तरीका ये है कि इस Cl नेगेटिव इस हाइड्रोजन को निकालें, ठीक है, तो आपके पास HCl बन जाएगा, फिर LCl3 यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। एक तरीका इसका ये है, दूसरा ये है कि आप NH3 यूज करें, ठीक है, तो H पॉजिटिव NH3 को मिलेगा तो NH4 पॉजिटिव बनेगा, और साथ LCl4 नेगेटिव ये एसोसिएशन आयनिक एसोसिएशन करेंगे, ठीक है। या दूसरा एक और तरीका ये है कि आप जो है वो आपके पास जो अमोनियम है, ठीक है, यहाँ पे जब ये हाइड्रोजन इसके साथ मिलेगा तो अमोनियम बनेगा, तो अमोनियम को ये क्लोराइड दे देगा, अमोनियम को ये क्लोराइड दे देगा Cl नेगेटिव, तो ये LCl3 अलग हो जाएगा, तो अमोनियम क्लोराइड, इस तरह भी आप बाई प्रोडक्ट लिख सकते हैं, यानी आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, दोनों एक्सेप्टेबल है इस केस में। ओके, इसके एक और मैकेनिज्म भी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ मैं, ये जो मॉडिफिकेशन हुई थी कैटरमैन कोच रिएक्शन में, स्टार्ट में तो ये उसी तरह है कि आपने इन्हें HCN बनाना है, फिर HCN की प्रोटोनेशन नाइट्रोजन की हम कर रहे हैं, ठीक है, फिर Cl नेगेटिव इसके साथ आ जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। उसके बाद हमने इसके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर दिए, अब ये इलेक्ट्रोफिलिक है चूंकि, ठीक है, पहले हमने क्लोरीन लगा के किया था, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और इधर से आप LCl3 यूज कर रहे हैं तो LCl4 यानी ये यहाँ से निकल जाएगा, तो आपके पास ये इमाइन IMI बन जाएगा, ठीक है, ये वाला ग्रुप। और उसके बाद इस भी उसी तरह पॉजिटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पे, ठीक है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये जब इधर शिफ्ट होगा तो आपके पास इसकी एरोमेटिसिटी रिकवर हो जाएगी, ठीक है। आपने क्या यूज करना है, LCl4 यूज करना है, तो Cl निकलेगा LCl3, ये यहाँ पे आपका जो बना था ये यहाँ पे रिकवर हो जाएगा, LCl3 यूज हुआ था यहाँ पे। उसके बाद आपने HCl से इसकी प्रोटोनेशन कर लेनी है, जब आप प्रोटोनेशन करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका LCl3 आप यूज करोगे तो वो Cl को लेगा और नेगेटिव हो जाएगा, बस के साथ आ जाएगा। वाटर आप यूज करोगे, वाटर ऐड होगा, ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, तो वाटर के ऊपर जब तक पॉजिटिव चार्ज रहेगा LCl4 चूंकि इधर न्यूट्रल हो जाएगा, ये वाला ये इलेक्ट्रॉन पे शिफ्ट हो रहा है तो वो इधर आ जाएगा, उसी तरह ये प्रीवियस मैकेनिज्म की तरह ही है, ठीक है। उसके बाद यानी ये चीज़ उसी तरह आ रही है। उसके बाद आप प्रोटॉन शिफ्ट कर लें, इसको दे दें तो LCl4 उसके पास चला जाएगा, जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा ये ब्रेक होगा, अमोनिया निकलेगा,
तो आपके पास जो है वो LCl4 इसके पास आ जाएगा। फिर अमोनिया यूज़ करेंगे तो बाकी वही सिचुएशन है कि आपके पास बेंजल यही बनेगा और साथ ये वाला कम्बिनेशन भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। मेथड नंबर 6 is oxidation of methyl benzene, an aromatic aldehyde. This reaction is also used for synthesis of aldehyde. याद रखिएगा aldehyde के लिए यूज होता है। Aromatic aldehyde can be prepared from a methyl benzene, ठीक है, जो कि टालवीन कहलाता है, through its halogenation to a gem dihalide, geminal dihalide, ठीक है, ये gem dihalide shortcut, which can be hydrolyzed by boiling water, dilute alkali or dilute acid to an aldehyde. ओके, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा कि सबसे पहले हम टालवीन ले रहे हैं, उसकी हम क्लोरीनेशन करेंगे, ठीक है, मोनोक्लोरीनेशन, बल्कि डाइक्लोरीनेशन, ठीक है। पहले एक क्लोरीन ऐड होता है फिर दूसरा, मतलब आपके पास ओवरऑल एक डाइक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट होना चाहिए। तो सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन कर सकते हैं क्योंकि फ्री रेडिकल हेलोजनेशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो ये आपके पास जो है वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना। उसके बाद इसकी फर्दर आपने जो है वो क्या करना है, इसको एक्वेस NaOH के साथ ट्रीट करना है, हीट देना है इसको, तो आपके पास यहाँ पे एथाइन बेंजल बनेगा। कैसे, मैकेनिज्म क्या होगा, आप क्लोरीन की सबसे पहले होमोलेटिक क्लीवेज करेंगे, लाइट की मौजूदगी में क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा, क्लोरीन रेडिकल हाइड्रोजन रेडिकल को एक्सट्रैक्ट करेगा। याद रखिएगा इस CH3 से ये आसानी से कर सकता है क्योंकि जो आपके पास यहाँ से हाइड्रोजन है अगर इसको एक्सट्रैक्ट करेगा ये, तो यहाँ का जो रेडिकल बनेगा वो, चूँकि हमने पढ़ा था कि जो बेंजीन के ऊपर से अगर आप रेडिकल या कैटायन बनाते हैं या विनाइल से बनाते हैं वो अनस्टेबल होता है, तो ये अनस्टेबल होगा। तो ये वाला इसलिए स्टेबल होगा कि इसमें ये वाला जो आपके पास बेंजाइल कैटायन बनता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, तो हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, बेंजीन से नहीं जाएगा। Cl यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा रेडिकल की फॉर्म में, ये खुद भी रेडिकल बन जाएगा, इधर से आपके पास HCl निकल जाएगा, ठीक है, Cl और H मिल के HCl बना देंगे। बेंजाइल रेडिकल जब क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ एक क्लोरीन रेडिकल इससे लेगा तो ये एक मोनोक्लोरीनेशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी। इधर से Cl रेडिकल, अब Cl रेडिकल जो है वो आएगा, वो एक और हाइड्रोजन को निकालेगा और इसको फिर फर्दर रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा। इधर से ये क्लोरीन मॉलिक्यूल आएगा, एक रेडिकल इसको देगा, तो ये आपके पास डाइक्लोरो ग्रुप बन गया, ठीक है, 2 क्लोरीन आ गए। उसके बाद क्या होगा कि NaOH के साथ हम इसको मिला रहे हैं, ठीक है, तो NaOH क्या करेगा, एक क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, उसकी जगह पे OH आ जाएगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से फिर क्या होगा कि आप फिर इसमें निकलेगा क्या कि जो Cl है वो NaCl की फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है, Na इधर से आएगा। उसके बाद क्या करना है कि हाइड्रोजन इधर से निकालना है और इधर से क्लोरीन, तो HCl की फॉर्म में आप इसे निकाल सकते हैं। ये वाला इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो आपके पास HCl निकल जाए। अब क्योंकि HCl जो है वो ज़ाहिर है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उधर से आप स्ट्रॉन्ग बेस भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो NaOH होगा आपका वो इसको साल्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और साथ आपका अगर आप इधर देखें जब डबल बॉन्ड बनेगा, इधर हाइड्रोजन ऑलरेडी मौजूद है, तो ये आपके पास बेंज़ल्डिहाइड बन गया है। ओके, मेथड नंबर 7 है रैमर-टीमन रिएक्शन। ये भी एरोमेटिक एल्डिहाइड की सिंथेसिस के लिए यूज होता है और ऑलरेडी हमने इसको लेक्चर नंबर 17 में डिस्कस किया है, जिसका टाइटल था सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ फिनोल, ठीक है। तो उसमें हमने फिनोल में इसको डिटेल से डिस्कस किया है, तो वहां से आपने स्लाइड नंबर 56, 57 और 58 देखना है, वहां पे ओवरऑल रिएक्शन भी मौजूद है और उसका मैकेनिज्म भी मौजूद है, तो वहां से आप देख सकते हैं। मेथड नंबर 8 इज रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड्स, ठीक है, रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। और एसिड क्लोराइड की रिडक्शन जो है बाय रिडक्शन बाय यूजिंग फ्री हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें 2 हमारे पास मेथड होंगे, तो ये फर्स्ट वाला होना चाहिए। ओके सर, रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड 2 तरह हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिडक्शन बाय यूजिंग फ्री हाइड्रोजन, ठीक है। तो चूंकि ज़ाहिर हम रिडक्शन कर रहे हैं, तो रिडक्शन फ्री हाइड्रोजन से भी हो सकता है और कैटालिस्ट वगैरह साथ यूज करके, और कोई रिड्यूसिंग एजेंट भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि सोर्स ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो अब यहाँ पे हम फ्री हाइड्रोजन सबसे पहले देखते हैं। एल्डिहाइड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनलाइसिस ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड की आप हाइड्रोजनलाइसिस अगर आप करें, यानी हाइड्रोजन को आप यूज करें
और हाइड्रोजन की मदद से आप हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को ब्रेक करके उस हाइड्रोजन को आप इंट्रोड्यूस करेंगे। वहाँ पे आप सी हेलोजन बॉन्ड कार्बन हेलोजन ब्रेक करोगे, क्लोरीन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक करोगे, तो आपके पास जो है वो कार्बन क्लोरीन की जगह कार्बन हाइड्रोजन बन जाएगा। द रिएक्शन इज नोन एज रोजनमंड रिएक्शन। रोजनमंड रिएक्शन भी इसको आप कह सकते हैं। इन रोजनमंड रिएक्शन ए स्ट्रीम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज पास थ्रू सॉल्यूशन ऑफ द एसिड क्लोराइड in boiling xylene in the presence of a catalyst such as palladium deposited on barium sulfate. ठीक है। A catalytic poison such as quinoline or sulfur is also usually added in order to moderate the effectiveness of the catalyst and thus prevent the further reduction of aldehyde to a primary alcohol. इसमें होता क्या है कि इस रिएक्शन में जो है वो स्ट्रीम ऑफ हाइड्रोजन पास किया जाता है एसिड क्लोराइड के सॉल्यूशन से, और कहाँ पे होता है सॉल्यूशन बॉइलिंग ज़ाइलीन के अंदर। ठीक है। और साथ कैटालिस्ट यूज किया जाता है। ठीक है। कैटालिस्ट क्या होता है? प्लाडियम, और प्लाडियम किसके ऊपर डिपॉजिट हुआ होता है? बेरियम सल्फेट पे। उसमें फिर कैटालिटिक पॉइजन ऐड किया जाता है जो कि रिएक्शन को मॉडरेट करने के लिए होता है। ठीक है। तो उसके लिए फिर हम क्या यूज करते हैं? मॉडरेटर के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्विनोलिन या सल्फर, उसके लिए हम यूज करते हैं। और इसका फायदा क्या होता है कि ये जो हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा उसको फर्दर रिड्यूस होने से बचाता है। ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर एल्डिहाइड अगर रिड्यूस होगा तो उससे आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। एल्डिहाइड की रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। तो इससे बचाने के लिए, इसकी फर्दर रिडक्शन न होने, मतलब फर्दर रिडक्शन से इसे रोकने के लिए हम फिर कैटालिटिक पॉइजन यूज करते हैं, इनहिबिटर यूज करते हैं, जो कि हमारा रिएक्शन जो है उसको एल्डिहाइड पे स्टॉप कर देता है। अगर आप इसको यूज नहीं करोगे तो आपको फिर प्रोडक्ट अल्कोहल मिलेगा। अगर आप एल्डिहाइड हासिल करना चाहते हैं तो एल्डिहाइड रिड्यूस होकर अल्कोहल बना देगा। ठीक है। सो इन द एब्सेंस ऑफ एन इनहिबिटर सच एज क्विनोलिन और सल्फर, ये अगर आप इनको यूज नहीं करोगे, वी विल गेट प्राइमरी अल्कोहल इंस्टेड ऑफ एल्डिहाइड, जो कि हमें इस रिएक्शन का फिर कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर हम एल्डिहाइड हासिल करना चाहते हैं और हमें अल्कोहल मिल रहा है तो डेफिनेटली हमें कोई फायदा नहीं है उसका। इनहिबिटर आप जब भी यूज करेंगे, या जिसको हम कैटालिटिक पॉइजन कहते हैं, वो आपके उस कैटालिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देता है, यानी फिर उसको मॉडरेट करता है कि उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो मतलब कैटालिस्ट जो है उसको बहुत ज़्यादा, अगर वो एक्टिव है, वो आपके इंटरमीडिएट को भी अगर रिड्यूस कर सकता है या उसको फर्दर रिएक्शन कर सकता है, तो पॉइजन जो है वो कैटालिस्ट को कंट्रोल रिएक्शन करवाता है। यानी फिर आपका जो जहाँ पे आप रिएक्शन स्टॉप करना चाहते हैं वहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप वो पॉइजन यूज नहीं करोगे, मतलब पॉइजन का मतलब है कि वो इनहिबिटर यूज नहीं करोगे, तो आपका रिएक्शन जो है वो फिर अनडिजायर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मीन कि आपको फिर ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जो कि अनडिजायर्ड होगा। ओके। उसके बाद अब यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन इसका अगर आप देखें तो एसिड क्लोराइड है ये, इसको हम हाइड्रोजन के साथ ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पे ये कैटालिस्ट है जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, 110 डिग्री पे रिएक्शन कर रहे हैं, और ये इनहिबिटर है या कैटालिटिक पॉइजन है, जिसके नतीजे में क्लोरीन रिप्लेस हो जाता है हाइड्रोजन से। एक हाइड्रोजन यहाँ से क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बना देगा। ओके, सेकंड देखते हैं जी, रिडक्शन बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। आप कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके भी एसिड क्लोराइड की रिडक्शन कर सकते हो। द मोस्ट सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट यूज फॉर reduction of acid chloride is lithium tritertiary butoxy aluminum hydride। ठीक है, दैट इज LiAl। यहाँ पे H डाल दें इसके अंदर। ठीक है, this should be okay, which is less reactive than LiAlH4 lithium aluminum hydride। ठीक है, and therefore does not reduce the aldehyde further to primary alcohol। तो यहाँ पे मसला क्या है कि अब चूंकि हम जब रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे या हम फ्री हाइड्रोजन यूज करेंगे तो हमने रिएक्शन को एल्डिहाइड के स्टेज पे स्टॉप करना है। तो यहाँ पे हम जब रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें तो हमने क्या करना है कि हमने एक ऐसा रिएजेंट यूज करना है कि जो कि एल्डिहाइड के एल्डिहाइड स्टेज पर रिएक्शन को स्टॉप करें। अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे तो उससे भी रिडक्शन हो जाती है,
लेकिन आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल, आपको एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। सो दिस इज नॉट सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज मोर सुटेबल, ठीक है, दिस इज लेस रिएक्टिव एंड मोर सेलेक्टिव। Aldehydes are less reactive towards lithium tritertiary butoxy aluminum hydride, while acid chlorides are more reactive towards lithium tritertiary butoxy aluminum hydride। यानी ये जो reducing agent है ये एसिड क्लोराइड के लिए तो बहुत सूटेबल है, यानी उनको आसानी से रिड्यूस कर देता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन एल्डिहाइड जो है उनकी तरफ इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, जिसकी वजह से एल्डिहाइड का रिएक्शन आपका स्टॉप हो जाएगा। लिथियम ट्राई टर्शी ब्यूटैक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है, इसको अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो आपके सामने ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, और से आप देख सकते हैं ये आपके पास जो है वो चूँकि ये एक सॉल्ट की फॉर्म में होता है, जिस तरह LiAlH4 है, इस तरह आपके पास LH4 की जगह ये वाला ग्रुप आपको नज़र आ रहा है। तो एल्युमिनियम में 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, नेगेटिव चार्ज डेफिनेटली इसके ऊपर आएगा, तो इसके साथ 3 जो है वो टर्शरी ब्यूटॉक्सी ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे जैसा कि ये आपके नाम इधर नाम हो देख सकते हैं, टर्शरी ब्यूटॉक्सी, ठीक है। तो यानी आपके पास ये आपके पास ब्यूटॉक्सी ग्रुप जो है वो कितने हैं, टर्शरी ब्यूटॉक्सी ग्रुप आपके पास कितने हैं, 3 है, ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी, ठीक है, एक हाइड्राइड, एक हाइड्रोजन है इसके अंदर। अब आप LiAlH4 को देखें तो वहाँ पे 4 हाइड्रोजन होता है, ठीक है, यानी स्टेरिकली हैंडेड स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको इसको दिखाई दे रहा है। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा कि एसिड क्लोराइड को जब आप LiAlH टर्शरी ब्यूटॉक्सी लिथियम जो है वो के साथ ट्रीट करेंगे, किसके साथ ट्रीट करेंगे, लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर एट -78 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। अब मैकेनिज्म क्या होगा, तो मैकेनिज्म में सबसे पहले आप देखें तो ये स्ट्रक्चर है उसी ट्राइटर्शरी ब्यूटॉक्सी लिथियम ट्राइटर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड का ये स्ट्रक्चर है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसमें एक हाइड्राइड है, यानी ये H नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जहाँ नेगेटिव जाता है वहाँ पे पॉजिटिव, यानी ये वाला चूंकि इसका चार्ज खत्म हो जाएगा एल्युमिनियम का, अब देखें 3 बॉन्ड बना रहा है, इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, तो लिथियम आपने इधर लिखना है। उसके बाद क्या होगा कि ये वाला जो आपके पास साल्ट टाइप इंटरमीडिएट है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाएगा, तो जब यहाँ से Li निकलेगा यहाँ पे Cl LiCl बन जाएगा, साथ आपके पास ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। अब इसमें कोई हाइड्रोजन फर्दर नहीं है, ठीक है, अगर आप LiAlH4 यूज करते हो उसमें तो फर्दर 3 हाइड्रोजन होते हैं, वो भी फर्दर रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप चूंकि इसका ये बाई प्रोडक्ट है, दैट इज ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्युमिनियम, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ से चला गया, लिथियम भी चला गया, ठीक है। अब चूंकि जाहिर हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन ने 4th बॉन्ड बनाया था, एल्युमिनियम पे नेगेटिव चार्ज था, फिर पॉजिटिव के लिए लिथियम ने उसको ले लिया, अब लिथियम भी चला गया, हाइड्रोजन भी चला गया, अब यहाँ पे आपके पास ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्युमिनियम बन गया, ठीक है। दिस इज फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज एल्डिहाइड। Lithium tritertiary butoxy aluminum hydride is prepared by treating LiAlH4 with 3 equivalents of tertiary butyl alcohol and ether। अब आपने याद रखना है इसको आपने कैसे बनाना है, क्योंकि इसकी भी सेंसेस आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी सेंसेस कैसे की जाती है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को हम टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो इसके नतीजे में हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट यानी लिथियम ट्राइटर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड बन जाएगा और साथ बाई प्रोडक्ट के तौर पर हाइड्रोजन बनेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसके 3 हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाते हैं, 3 हाइड्रोजन की जगह 3 टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप आ जाएंगे, ठीक है, बल्कि टर्शरी ब्यूटॉक्सी ग्रुप आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन की जगह, चौथा हाइड्रोजन इसका रह जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये वाला, इसमें अगर आप देखें तो इसमें 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आपके पास है, इसमें से भी हाइड्रोजन निकलेंगे आपके पास, ठीक है। तो ओवरऑल 6 हाइड्रोजन यानी यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नेट रिजल्ट अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे 6 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम नाइट्रेट्स। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स, यानी नाइट्रेल से भी हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, ठीक है।
तो ये भी एल्डिहाइड का टिपिकल रिएक्शन है। इन दिस मेथड नाइट्रल्स आर ट्रीटेड विद स्टेनलेस क्लोराइड एंड HCl इन नाइट्रस ईथर। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज स्टीफन रिएक्शन। इसका नाम याद रखना, इसको स्टीफन रिएक्शन भी कहते हैं। इन स्टीफन रिएक्शन नाइट्रल्स जो कि साइनो कंपाउंड होते हैं अंडरगो रिडक्शन टू फॉर्म अमोनियम salts as intermediate which are readily hydrolyzed to form aldehydes। ठीक है, इसमें होता क्या है कि नाइट्रल जो है वो रिडक्शन करते हैं और अमोनियम साल्ट बनाते हैं जो कि इंटरमीडिएट के तौर पर बनते हैं। उसके बाद उन अमोनियम साल्ट की हाइड्रोलिसिस होती है तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टीफन रिएक्शन को ओवरऑल देखते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, जो कि एक्चुअली रिएक्शन सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्रल है। ओवरऑल रिएक्शन क्या है कि अल्काइल या एराइल नाइट्रल हम ले रहे हैं। एराइल मोस्टली इसके लिए यूज होता है। HCl और SnCl2 की मौजूदगी में साथ वाटर यूज कर रहे हैं, एल्डिहाइड बन रहा है। मैकेनिज्म क्या होगा, सबसे पहले RCN जो है उसको HCl के साथ जब हम मिलाएंगे तो इसमें इसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह एक साल्ट एसोसिएशन बन जाएगी और उसके बाद SnCl2 जो है वो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को। जब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो खुद जो है वो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा यहाँ से। ठीक है, यानी दो में से एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये देगा तो उसकी उस इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए यहाँ से जो Cl निकलेगा, ये बॉन्ड ज़ाहिर इधर शिफ्ट होगा तो Cl निकलेगा, वो Cl भी ले लेगा तो ये SnCl2 SnCl3 में कन्वर्ट हो जाएगा और एक रेडिकल मीन इधर एक इलेक्ट्रॉन भी रह जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये जो SnCl3 है ये अपना जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है ये भी इसको दे देगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी आ गया था, एक और इसको मिल जाएगा जब, तो आपके पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जब ये वाला नेगेटिव चार्ज इसमें आ जाएगा तो उसके बाद अब चूंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये फिर इस फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा SnCl3 के फॉर्म में पॉजिटिव चार्ज लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि ये जो SnCl3 है ये HCl इसकी प्रोटोनेशन हम करेंगे, इधर से Cl नेगेटिव मिलेगा, वो जो Cl नेगेटिव है वो SnCl3 पॉजिटिव के साथ मिलकर SnCl4 बना देगा। उसके बाद ये वाला जो आपका इंटरमीडिएट है इसके अब 2 इक्विवेलेंट लेंगे आगे फर्दर रिएक्शन के लिए। मीन के ये हमें फिर 2 इक्विवेलेंट 2 मोल चाहिए होगा फर्दर रिएक्शन के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद क्या होगा कि आप Cl2 ज़ाहिर है अगर आप 2 यूज कर रहे हैं तो 2HCl आप इसके साथ मिलाएंगे। ठीक है, और SnCl4 साथ ऐड करेंगे। तो इस तरह क्या होगा कि SnCl4 SnCl6 में चेंज हो जाता है। तो ज़ाहिर है एक Cl नेगेटिव लेगा तो -1 चार्ज आएगा, 2 लेगा तो -2 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से इस यानी ज़ाहिर है ये 2 ग्रुप हम ले रहे हैं तो इसकी यानी 2 इक्विवेलेंट ले रहे हैं तो एक की प्रोटोनेशन के लिए एक प्रोटॉन है, दूसरे के लिए दूसरा प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन यानी यहाँ पे यूज हो जाएंगे। तो ये फिर पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा, ये नेगेटिव फॉर्म में एक साल्ट टाइप एसोसिएशन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला 2 जो आपके पास आ रहा है इसके 2 इक्विवेलेंट आपने यूज किए थे तो इसके ऊपर हम वाटर का अटैक करवाएंगे। यानी आप यही कंसिडर करें कि आपके पास ये आप 2 है, 2 के लिए फिर ज़ाहिर 2 मोल वाटर यूज होगा। ठीक है, लेकिन अटैक दोनों का एक ही तरह होगा। तो ये जब देखें वाटर ने अटैक किया, यहाँ से आपके पास SnCl4 निकलेगा इस रिएक्शन में। क्या निकलेगा? SnCl4 निकलेगा ओवरऑल। ठीक है, और जो आपके पास 2Cl नेगेटिव होंगे वो यहाँ पे रह जाएंगे। देखें ये हमने 2 लिया हुआ है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब है ये 2Cl है आपके पास। ठीक है, ओवरऑल ये 2 है तो वो मतलब यहाँ पे 2Cl आपके पास रह जाएंगे और SnCl4 यहाँ से बाई प्रोडक्ट के तौर पर चला जाएगा। उसके बाद प्रोटॉन शिफ्ट करेंगे हम। ठीक है, प्रोटॉन शिफ्ट। अब प्रोटॉन को जब हम अमोनिया पे लेके आएंगे एमाइन ग्रुप के ऊपर तो ये अमोनियम बन जाएगा, मीन पॉजिटिव हो जाएगा, चार्ज 4 बॉन्ड नाइट्रोजन के, तो Cl नेगेटिव इधर चला जाएगा। फिर ये वाला लोन पेयर जब इधर शिफ्ट होगा ये अमोनिया यहाँ से निकल जाएगा। ज़ाहिर है 2 मोल आप ले रहे हैं तो 2 मोल अमोनिया निकलेगा, इसके 2 मोल बन जाएंगे। Cl नेगेटिव इधर आ जाएगा, वही वाला Cl नेगेटिव जिसकी बात हो रही थी इधर। उसके बाद आपने 2 अमोनिया यूज करना है तो 2 अमोनियम क्लोराइड बन जाएंगे। कैसे? इधर से एक प्रोटॉन भी निकलेगा, वो भी अमोनिया को मिलेगा, NH4 पॉजिटिव बनेगा, Cl भी चले जाएगा इसके साथ, NH4Cl यहाँ पे बन जाएगा, एंड प्रोडक्ट आपका एल्डिहाइड होगा। सो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ स्टीफन रिएक्शन। मेथड नंबर 10 इज हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। ठीक है, दिस रिएक्शन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स। मोस्टली ये किसके लिए यूज होता है? कीटोन की सिंथेसिस के लिए।
In this method, alkynes react with water in the presence of catalysts such as sulfuric acid and mercuric sulfate to form vinyl alcohol, which undergo tautomerization to form a ketone. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और मोस्टली जो है वो अच्छा, यहाँ से पहले हमने बात की, इससे पहले जितने मेथड हमने यूज किए मेथड नंबर 3 के बाद वो एल्डिहाइड के सिंथेसिस के लिए थे। अब यहाँ पे हम चुके आ गए, तो ये वाला मेथड जो है वो मोस्टली किसके लिए यूज होता है? कीटोन के लिए। सिर्फ अगर आप एसिटाइलिन यूज करेंगे तो उससे आपको जो है वो एल्डिहाइड मिलने के चांस होते हैं, बाकी आपके पास अदर अल्काइन जो होते हैं उनसे आपको कीटोन ही मिलता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले अल्काइन को जब आप वाटर के साथ ट्रीट करते हो, उसकी यानी हाइड्रेशन करते हैं कैटालिस्ट की मौजूदगी में, कैटालिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट यूज होता है, याद रखिएगा। तो इससे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट विनाइल अल्कोहल बनता है जो कि इनोल फॉर्म होता है। उसके बाद उसकी टाटोमराइजेशन होकर वो कीटो फॉर्म में चल जाएगा। The reaction is generally useful as synthetic method only for terminal alkyne which lead to a methyl alkyl ketone or for the symmetrical alkyne that lead to only one product। ठीक है, याद रखना है कि ये रिएक्शन सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कब इंपॉर्टेंट होगा, कब यूजफुल होगा कि टर्मिनल अल्काइन जब आप यूज करेंगे। ठीक है, टर्मिनल अल्काइन का जो प्रोडक्ट होता है वो मिथाइल अल्काइल कीटोन होगा, यानी जो कीटोन बनेगा उसमें कार्बन की एक साइड पे मिथाइल ही होगा, दूसरी साइड पे आपके पास जो है वो अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, अब बल्कि अल्काइल होगा दूसरी साइड पे, लेकिन एक तरफ आपके पास मिथाइल मस्ट होगा जब आप टर्मिनल अल्काइन यूज करेंगे। और जब आप सिमेट्रिकल अल्काइन यूज करेंगे, सिमेट्रिकल मीन के डबल बॉन्ड ऐसी पोजीशन पे कि जिसके दोनों टर्मिनल नहीं, नॉन टर्मिनल, लेकिन डबल बॉन्ड दरमियान में किसी ऐसी पोजीशन पे दोनों साइड यानी डबल बॉन्ड की सेम है, जब सॉरी ट्रिपल बॉन्ड की दोनों साइड सेम है, ऐसी सिचुएशन में हम उसे सिमेट्रिकल अल्काइन कहेंगे। तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो आमतौर पर हमारे पास एक ही प्रोडक्ट उसमें बनेगा, यानी फिर उसमें दो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। लेकिन अनसिमेट्रिकल, हाँ यहाँ पे हम क्यों बात कर रहे हैं एक प्रोडक्ट की, वो इसलिए कर रहे हैं कि अगर वो अनसिमेट्रिकल होगा तो फिर आपके पास जो है वो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट यानी दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, एज टर्मिनल अल्काइन एंड सिमेट्रिकल अल्काइन डू नॉट गिव मिक्सचर, इनमें मिक्सचर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल यूज करोगे तो फिर आपके पास सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनेगा, फिर मिक्सचर बनेगा, सेपरेशन फिर रिक्वायर्ड होती है, तो सेपरेशन एक यानी प्रॉब्लम होता है, तो उस लिहाज से फिर वो रिएक्शन सूटेबल नहीं होगा। The only alkyne that yield an aldehyde, that is acetaldehyde on hydrogen is acetylene। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि सिर्फ एक ही अल्काइन है जो एल्डिहाइड बनाता है, और वो है हमारे पास कौन सा अल्काइन? दैट इज एसिटाइलिन। और वो कौन सा एल्डिहाइड बनाएगा? एसिटाल्डिहाइड। ये याद रखना है कि सिर्फ एक अल्काइन है जो कि एसिटाइलिन है और वही एल्डिहाइड बनाता है, बाकी कोई अल्काइन भी इस मेथड के थ्रू जो है वो एल्डिहाइड नहीं बनाता। और ये मेथड इसलिए आमतौर पर किसकी सिंथेसिस के लिए यूज होता है? कीटोन की सिंथेसिस के लिए। ओके, ओवरऑल रिएक्शन सबसे पहले देखते हैं। टर्मिनल अल्काइन हम ले रहे हैं, उसको वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, मर्क्यूरिक सल्फेट, और याद रखना है कि मरकानिकॉफ एडिशन यहाँ पे होगी। ठीक है, मरकानिकॉफ रूल यूज करना है आपने। देखें यहाँ पे मरकानिकॉफ रूल क्या कहते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड की उस पोजीशन के ऊपर अटैक होना चाहिए जिस पर ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे ग्रेटर नंबर है, तो हाइड्रोजन इधर आएगा। जब हाइड्रोजन इधर आएगा तो जाहिर है OH दूसरी पोजीशन पे जाएगा। वाटर में दो चीजें होती हैं, हाइड्रोजन और OH। OH इधर जाएगा, हाइड्रोजन इधर आएगा, विनाइल अल्कोहल, इनोल फॉर्म। एटोमराइजेशन करेंगे तो मिथाइल अल्काइल कीटोन। मैंने क्या कहा था? टर्मिनल अल्काइन से मिथाइल अल्काइल कीटोन बनेगा। कीटो फॉर्म आपके पास इसकी ये बन जाएगी जो कि स्टेबल होती है। उसके बाद अगर आप सिमेट्रिकल अल्काइन लेंगे, उनमें क्या होगा? किसी एक पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे अब वो मरकानिकॉफ वाला मसला नहीं आ रहा क्योंकि ये आपके पास सिमेट्रिकल है, तो इसमें किसी एक पोजीशन पे OH आप ऐड करेंगे, दूसरे पे H ऐड करेंगे। लेट से हमने इस पे OH ऐड कर लिया, इस पे H ऐड कर लिया, तो हमारे पास ये विनाइलिक अल्कोहल जो कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है और इनोल फॉर्म है। एटोमराइजेशन करेंगे तो कीटोन बनेगा आपके पास, लेकिन सिंगल कीटोन बनेगा। अगर यहीं पे आप अनसिमेट्रिकल यूज करते तो आपके पास जाहिर है फिर दो विनाइलिक अल्कोहल बनते हैं, फिर उनसे आगे जो प्रोडक्ट है वो भी फिर दो तरह के कीटोन आपको मिल सकते थे। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म में अब आपने जो है वो मोस्टली देखा होगा कि इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड की डिस्टिलेशन करके प्रोटॉन उसका इसमें ऐड करते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो एट द एंड सल्फ्यूरिक एसिड को रिकवर कर लेते हैं और हम कहते हैं जी सल्फ्यूरिक एसिड ने एज ए कैटालिस्ट काम किया। तो उस तरह भी मैकेनिज्म आप परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन
यहाँ पे हमने थोड़ा सा मर्क्यूरिक सल्फाइड का रोल भी देखना होता है कि उसको भी बीज में इन्वॉल्व करना है। तो मैंने मैकेनिज्म जो आपके सामने अभी प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, इसमें मर्क्यूरिक सल्फाइड का रोल भी आप देख सकते हैं कि वो हम क्यों यूज करते हैं और उसका मैकेनिज्म में क्या रोल होता है। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड की जब आप डिसोसिएशन करोगे तो H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। उसके बाद जो यहाँ पे H पॉजिटिव Hg पॉजिटिव सॉरी, तो मर्करी पॉजिटिव जो है मर्क्यूरिक फॉर्म में मर्करी हम यूज कर रहे हैं, तो मर्करी पॉजिटिव या आप इसके मैकेनिज्म में अगर आप इसके साथ सल्फेट को शो भी करें तो कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होता, ठीक है। लेकिन मोस्टली ये होता है कि हम उसके साथ क्या करते हैं कि मर्करी आयन को अलग कर लेते हैं, ठीक है। मर्करी को अगर आप अलग कर लें उस तरह अगर आप यूज करें तो मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करना थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि मरकरी के पास लोन पेयर भी है, मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है मरकरी के पास, और इधर से मरकरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा, ये अगर पेयर इधर आप यूज कर लें तो मरकरी जो है यहाँ पे आपके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वजह से इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, ले भी रहा है, तो इससे कोई चेंज नहीं आएगी, इस पर इसका अपना चार्ज इसके ऊपर रहेगा। उसके बाद चूंकि ये भी न्यूट्रल है ना, तो इसके बाद वाटर का जब आप इस पर अटैक करवाओगे तो इस तरफ से, तो यहाँ पे जब ये इसका अटैक होना है वाटर का, ये वाला बॉन्ड आपका टूट जाएगा, ये इस तरफ ब्रेक होगा तो मर्करी का आप चार्ज +1 हो जाएगा, क्योंकि इधर से पेयर में एक इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा मिल गया। तो अब इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया, चार्ज डिक्रीज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद आपने क्या करना है कि इधर से आपने जो है वो वाटर यूज करना है। वाटर जो है वो एक बेस के तौर पर काम करेगा और प्रोटॉन यहाँ से आपने निकालना है इसका, ठीक है। वैसे आप सल्फेट से भी प्रोटॉन को निकाल सकते हैं, बाई सल्फेट बना सकते हैं, लेकिन वाटर से शो कर दें तो मैकेनिज्म में ये भी एक्सेप्टेबल है। तो इसकी प्रोटोनेशन कर लें, यानी ये वाला प्रोटॉन इस वाटर को मिलेगा, ये हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में निकल जाएगा, ये OH रह जाएगा। ये वाला लोन पेयर जब इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज। अब हम टाटोमराइजेशन इसकी करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी रेजोनेंस हमने की है यहाँ पे, ये वाला जो हमने किया, तो इसको जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाओगे, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोटोनेटिंग कंपाउंड है इधर, तो इसकी प्रोटोनेशन आप कर ले। वैसे आप इससे भी प्रोटोनेशन इसकी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आपने H3O पॉजिटिव लिया है तो इससे भी आप कर सकते हैं। तो इधर से आपने जो है वो H2SO4 बाईसल्फेट यहाँ पे बना लिया, इसकी प्रोटोनेशन आपने कर ली, और उसके बाद जो है वो जब इसकी प्रोटोनेशन की तो नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, बाईसल्फेट आयन आपने यूज करना है, तो उससे सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास करना है, ये वाला जो है, ठीक है। ये वाला प्रोटॉन आपने वापस ले लेना है, इसने एज ए कैटालिस्ट काम किया, ये रिकवर हो जाएगा। उसके बाद जो आपने H3O पॉजिटिव यहाँ पे यूज किया था, बनाया था, ठीक है, इसको हम अभी यूज कर रहे हैं। इस H3O पॉजिटिव से वाटर निकल जाएगा, ठीक है। ये अगर आप ये वाला यूज करेंगे तो उससे फिर आप उसको बाईसल्फेट लेट से अगर आप कर रहे हैं तो सल्फेट से वो सल्फेट बन जाता है, उस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इससे वाटर निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्या होगा कि आपके पास जो है वो से आपने जो प्रोटॉन लिया वो कहाँ पे, वो यहाँ पे, ये वाला, इसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी। ये वाला बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, मरकरी +2 में आ जाएगा, तो वो सल्फेट जो इधर आपने बनाया था वो अब यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर वो सल्फेट को यहाँ पे आप यूज कर लेते हो, यहाँ पे वो फिर भी रिकवर हो जाता है आपके पास, फिर उस तरह भी आप कर सकते थे। ये वाला पेयर जब इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, आपके पास इनोल फॉर्म बन जाएगा। उसके आप आटोमराइजेशन करेंगे, एसिड क्रिस्टलाइज मीडियम है, एसिड क्रिस्टलाइज एसिड की मौजूदगी में, तो आपके पास बन जाएगा यहाँ पे कीटो फॉर्म, जो कि आपके पास एक कीटोन है, यानी इस अल्काइन से, टर्मिनल अल्काइन से आपके पास मिथाइल कीटोन, मिथाइल अल्काइल कीटोन है, ठीक है। ओके, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। अब यही वाला मैकेनिज्म आपने सिमेट्रिकल के लिए भी यूज करना है, ठीक है। उसमें आपकी मर्जी है, किसी एक कार्बन पे आपने उसको अटैक हाइड्रोजन को शो करना है, दूसरे पे उसको, ठीक है। उसमें आपके पास इस जो हाइड्रोजन है इसकी जगह R होगा, और जो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड इसकी दोनों साइड सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये साइड और ये साइड सेम होनी चाहिए, तभी वो सिमेट्रिकल होगा। मेथड नंबर 11 इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स। ये मेथड भी कीटोन की सिंथेसिस के लिए टिपिकली यूज होता है। द ग्रिग्नार्ड रिएक्शन इज ओनली यूजफुल फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टेरिकली 100 कीटोन। याद रखिएगा
कि ग्रिग्नार्ड अगर आपने यूज करना है कहीं पे कीटोन की सिंथेसिस के लिए तो स्टेरिकली 100 कीटोन ही आपके लिए सुटेबल होंगे। मीन के अगर आपका जो मतलब जो ज़ाहिर प्रोडक्ट कीटोन है तो अगर वो स्टेरिकली 100 नहीं है तो आपका जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो इतना रिएक्टिव होता है कीटोन के लिए कि वो कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और फिर आपको फिर डिजायर्ड प्रोडक्ट यानी कीटोन नहीं मिलेगा। यानी आप कीटोन बनाना चाहेंगे लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके रिजल्टेंट कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। एज स्टेरिकली 100 कीटोन डू नॉट रिएक्ट फर्दर विद RMGX, ठीक है। क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ स्टेरिक एंड्रेस एक प्रॉब्लम होता है, अगर कीटोन में स्टेरिक एंड्रेस है तो फर्दर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के चांस उसमें नहीं होंगे। लेस 100 कीटोन्स रिएक्ट विद RMGX टू फॉर्म टर्शियरी अल्कोहल। लेस 100 होंगे डेफिनेटली कीटोन से हमेशा टर्शियरी अल्कोहल बनता है जब वो ग्रिग्नार्ड के साथ, ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि उससे आपके पास टर्शियरी अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा कि ये रिएक्शन उसी सूरत में सूटेबल होगा जब आपका प्रोडक्ट स्टेरिकली 100 कीटोन होगा। अगर आप स्टेरिकली लेस 100 कीटोन या जो ऐसा कीटोन है जो 100 नहीं है, सिंपल कोई कीटोन है, छोटा कीटोन है, वो आप इस मेथड से नहीं बना सकोगे क्योंकि वो अगर आप बनाने की कोशिश भी करेंगे तो वो कीटोन अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको कीटोन की जगह पे अल्कोहल मिलेगा। ओके, रिएक्शन देखें ओवरऑल। एसिड क्लोराइड को जब हम RMGX के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो यहाँ से जब ये R इसके ऊपर अटैक करेगा और इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगी, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज MgX पॉजिटिव होगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, ये क्लोराइड यहाँ से निकल जाएगा। तो आपके पास ओवरऑल यहाँ से क्या निकलेगा, MgX और यहाँ से Cl, तो Cl MgX बाई प्रोडक्ट के तौर पर निकल जाएगा और आपके पास ये कीटोन बन जाएगा, ठीक है। अब ये R यहाँ पे R प्राइम वाला R हम ऑर्गेनोमैग्नीशियम से ला रहे हैं, यानी यहाँ पे ग्रिग्नार्ड से ला रहे हैं, और ये R आपका जो है वो कहाँ से आया, स्टार्टिंग एसिड क्लोराइड से। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप इसके लिए अल्काइल नाइट्राइल को भी ट्रीट कर सकते हैं, यानी एसिड क्लोराइड की जगह। तो RMG के साथ इसके ऊपर अटैक करवाएं, ये बॉन्ड आपका डबल हो जाएगा, ये बॉन्ड एक इधर शिफ्ट होगा, तो N नेगेटिव Mg पॉजिटिव हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो MgX पॉजिटिव Mg पॉजिटिव यहाँ पे है तो Mg की जगह आपके पास H आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल आपके पास यानी Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और N के ऊपर नेगेटिव, तो N नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव वाटर से आ जाएगा, तो H3O पॉजिटिव भी यूज कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिस एसिड की यूज होता है मोस्टली, तो एक वाटर मॉलिक्यूल यानी यहाँ पे यूज होगा तो उसका जो OH होगा वो इसके साथ आ जाएगा, MgX के साथ HOMgX बाई प्रोडक्ट होगा, ये एमाइन बन जाएगा। एमाइन इंटरमीडिएट है, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे अगर आप तो आपको क्या मिल जाएगा, कीटोन, ठीक है। ये कैसे मिलेगा, इसका मैकेनिज्म ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है, ठीक है। ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, फिर प्रोटॉन शिफ्ट होगा, NH2 बनेगा, फिर उसकी फर्दर प्रोटोनेशन करेंगे तो आपके पास जो है वो ये इधर से प्रोटॉन शिफ्ट कर ले, दूसरा जो रिमेनिंग प्रोटॉन है OH पे, तो आपके पास NH3 पॉजिटिव NH3 अमोनिया की फॉर्म में निकल जाएगा, यानी यहाँ पे NH3 पॉजिटिव अमोनिया की फॉर्म में निकल जाएगा और इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी आपका वाटर जो है वो ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस कर देगा तो आपके पास कीटोन बन जाएगा। मेथड नंबर 12 is Friedel-Crafts acylation. This reaction is also used for synthesis of aromatic ketones, ठीक है। ये भी कीटोन के लिए, और कौन से कीटोन, एरोमेटिक कीटोन। एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्ट विद एसिडाइड और एसिड एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ लीवियस एसिड एज कैटालिस्ट। ओवरऑल रिएक्शन ऐसे होगा इसका, ठीक है। इसमें एरोमेटिक कंपाउंड एसिडाइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करेंगे लीवियस एसिड की मौजूदगी में, और ये रिएक्शन, ये वाला मेथड ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 14 में डिस्कस कर लिया है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में लेक्चर 14 को देख लें, वहाँ पे डिटेल से ये मौजूद है, लेकिन हम थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करेंगे। ओवरऑल रिएक्शन इसका क्या है, बेंजीन के साथ हमने एसिटाइल क्लोराइड ट्रीट किया, LCl3 की मौजूदगी में आपके पास एसीटोफिनोन बन गया, ठीक है, इसका प्रोडक्ट। तो एसीटोफिनोन कैसे बनेगा, मैकेनिज्म इसका देखें। दिस इज मैकेनिज्म ऑफ फ्राइडल-क्राफ्ट एसिलेशन। LCl3 लीवियस एसिड है, तो यहाँ पे Cl नेगेटिव फॉर्म में इसके साथ आ जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसका कंप्लीट नहीं है। LCl4 की फॉर्म में ये चला जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये वाला लोन पेयर इधर आएगा, इसमें रेजोनेंस होकर ये भी बन सकते हैं, यानी ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं साइल के टाइम के, ये एसिटाइलियम के।
तो उसके बाद इसके साथ जब बेंजीन ट्रीट करोगे तो बेंजीन का डबल बॉन्ड इस पर अटैक करेगा, ठीक है। अब लेट से हमने ये वाला, इनमें से कोई भी बॉन्ड, ये लेट से हमने ये अटैक करवाया, तो इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज शो करना है। याद रखिएगा यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पॉजिटिव लिखना है इसके ऊपर। तो ये वाला बॉन्ड अब इधर शिफ्ट होगा, ये LCl4 में से एक क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करेगा तो Cl निकालेगा, और रिमेनिंग पार्ट इसका LCl3 रह जाएगा। यानी दो चीज़ें यहाँ से बनेंगी, HCl और LCl3। आप यूज़ क्या करें, LCl4 नेगेटिव वो कहाँ से आया, वो यहाँ पे बना था, तो आपके पास एसीटोफिनोन बन जाएगा। मेथड नंबर 13 इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से भी आप कीटोन को बना सकते हैं। द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद टू इक्विवेलेंट्स ऑफ एन अल्काइल आर एराइल लिथियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन थ्रू ए जेम डायोल व्हिच यूजेस वाटर स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनको अगर आप टू इक्विवेलेंट ऑफ अल्काइल या एराइल लिथियम, ठीक है, उनके साथ ट्रीट करें तो उसके नतीजे में आपको कीटोन मिलेगा। और वो कीटोन जो है वो कैसे बनता है, वो डायरेक्ट नहीं बनेगा। पहले आपके पास जो है वो एक जेमिनल अल्कोहल बनेगा, लेकिन वो जेमिनल अल्कोहल स्टेबल नहीं होता, वो वाटर लॉस करता है, खुद ब खुद वो वाटर लॉस करता है स्पॉन्टेनियसली, कि मतलब जो है वो आसानी से वाटर उसमें से चला जाता है, रिमूव होता है। तो आपके पास फिर सिंगल ऑक्सीजन वाला कंपाउंड यानी कीटोन रह जाएगा, ठीक है। कैसे रिएक्शन हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, RLi आर्गेनोलिथियम हम ले रहे हैं, R नेगेटिव इसके ऊपर निक्लोफिलेट अटैक करता है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। सॉरी, हम यहाँ पे कौन सा करवा रहे हैं, सॉरी, सबसे पहले इसके ऊपर अटैक नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे आपने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना है इसमें से, ठीक है। तो क्या तरीका है, R नेगेटिव प्रोटॉन पे अटैक करेगा और यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा RH की फॉर्म में। यानी अगर ये आपके पास अल्काइल है तो ये अल्कैन बन जाएगा, अल्कैन यानी एज ए बाई प्रोडक्ट यहाँ से निकलेगा। उसके बाद ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव फॉर्म में जा रहा है, तो लिथियम पॉजिटिव रह जाएगा, वो इधर आ जाएगा, तो ये एक साल्ट बन जाएगा, ठीक है, लिथियम कार्बोक्सिलेट। उसके बाद RLi, अब आप इसका आप निक्लोफिलिक अटैक उसके बाद होगा, यानी पहले चूंकि जब तक एसिडिक प्रोटॉन होगा तो आप जानते हैं कि जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड वो एसिडिक प्रोटॉन आसानी से एक्सट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वो एज ए बेस भी काम करते हैं, और एज वेल एज ए निक्लोफाइल। अब पहले स्टेप में उसने एज ए बेस काम किया, अब दूसरे स्टेप में वो एज ए निक्लोफाइल करेगा। तो R नेगेटिव जब इस पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, लिथियम यहाँ पे जिस तरह इसका कम्बिनेशन था ऐसे यहाँ पे भी हो गया, ये वाला बॉन्ड इधर, इस पे नेगेटिव, लिथियम इधर चला जाएगा। इसकी हाइड्रोलिसिस करें दोनों तरफ, इधर भी OH आ जाएगा, इधर भी एक वाटर मॉलिक्यूल इधर यूज होगा, इधर यूज होगा, ठीक है। तो LiOH बाई प्रोडक्ट आप शो कर सकते हैं, इसके 2 LiOH बनेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि ये वाला प्रोटॉन इधर शिफ्ट कर लें आप, ठीक है। जब इधर शिफ्ट करेंगे, ये जेमिनल डायोल जो होता है वो स्टेबल नहीं होता, जब ये इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये जब इधर शिफ्ट होगा तो ये OH2 पॉजिटिव H2O की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से आप शो कर दें -H2O, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं +H2O। तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा आपके पास, ये सिंगल था अब ये डबल हो गया, तो आपके पास कीटोन बन जाएगा, दिस इज कीटोन। मेथड नंबर 14 इज फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। लिथियम ऑर्गेनोक्यूपरेट्स आल्सो नोन एज ऑर्गेनोकॉपर कंपाउंड आर जेलमैन रिएजेंट, ठीक है। इनको ऑर्गेनोकॉपर या ये जो टिपिकल आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये जेलमैन रिएजेंट का फार्मूला है, जो कि ऑर्गेनोकॉपर कंपाउंड है, लिथियम ऑर्गेनोक्यूपरेट भी कहते हैं। are less reactive and more selective organometallic compound as compared to RLi and RMGX। तो ये RLi या RMGX के मुकाबले में इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, आमतौर पर इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, ठीक है। जब लेस रिएक्टिव होंगे तो मोर सिलेक्टिव। ओके, तो एसिड क्लोराइड से आप किस तरह बना सकते हैं इस मेथड में कि आप आर्गेनो कॉपर कंपाउंड को जब एसिड क्लोराइड के साथ ट्रीट करोगे तो आर्गेनो कॉपर कंपाउंड जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो लेस रिएक्टिव है, और लेस रिएक्टिविटी उसको मोर सिलेक्टिव बना रही है। तो इस वजह से वो फिर आपका जो रिजल्टिंग कीटोन होगा उसको फर्दर जो है वो उसके ऊपर निक्लोफिलिक अटैक नहीं कर सकता। जिस तरह आर्गेनो मैग्नीशियम में हमने कहा था कि जब तक वो स्टेरिकली हैंडेड नहीं होगा तो वो रिएक्शन सूटेबल, यहाँ पे आप मतलब लेस हैंडेड कीटोन भी बना सकते हैं, क्योंकि कीटोन के साथ आर्गेनो कॉपर का फर्दर रिएक्शन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी
कीटोन की तरफ कम होती है। लेकिन याद रखिएगा कि जो R2CuLi है यानी आर्गेनो लिथियम आर्गेनोक्यूपरेट है, ये एसिड एलाइड के साथ तरफ बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन कीटोन की तरफ इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। They react with acid halide to form ketone. They cannot react with ketone due to their less reactivity, as ketones are also less reactive than acid chloride. So reaction stop at ketone stage. याद रखिएगा इसका फायदा क्या है आपके इस R2CuLi यूज करने का, कि आपका रिएक्शन कीटोन के स्टेज पे स्टॉप हो जाएगा। अगर आप आर्गेनो लिथियम या आर्गेनो मैग्नीशियम यूज करोगे तो कीटोन के स्टेज पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, फिर वो रिएक्शन आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। तो इसका एडवांटेज ये है कि ये कीटोन के स्टेज के ऊपर रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, क्योंकि जो आर्गेनो लिथियम आर्गेनोक्यूपरेट है यानी जेलमैन रिएजेंट है, उसकी रिएक्टिविटी कम है, वो कीटोन के साथ इतना आसानी से रिएक्शन नहीं कर सकता। तो आप कीटोन के स्टेज पे रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं, यानी आपको अल्कोहल नहीं मिलेगा। यहाँ पे कीटोन जो है उसकी फर्दर कन्वर्जन नहीं होगी अल्कोहल में, तो कीटोन के स्टेज पे आपका रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। लेकिन इसकी जगह पे आप आर्गेनो मैग्नीशियम आर्गेनो लिथियम जनरली यूज नहीं कर सकते। अभी जो एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे उन एग्जांपल में अगर आप आर्गेनो लिथियम या आर्गेनो मैग्नीशियम यूज करते हैं तो फिर आपको वो वाला प्रोडक्ट नहीं मिल सकता था। ठीक है, ओके। दस R2CuLi लेस रिएक्टिव है, मोर सिलेक्टिव। इसकी सिलेक्टिविटी ज्यादा है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम है। ठीक है, तो ये सिलेक्टिव ग्रुप को उनके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, आर ग्रुप के साथ नहीं कर सकते। आर्गेनो कॉपर कंपाउंड डू नॉट रिएक्ट विद मेनी फंक्शनल ग्रुप। ये भी एक इसका बड़ा एडवांटेज है कि अगर आपके कंपाउंड में नाइट्रो ग्रुप है, सैनो ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है यानी कीटोन का ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है, तो उनके साथ ये रिएक्ट नहीं करता। तो ये एक एडवांटेज है आपको कि अगर यहीं पे आप जो है वो आर्गेनो मैग्नीशियम यूज करेंगे तो उस ये आर्गेनो लिथियम तो वो इन ग्रुप के साथ रिएक्ट कर सकता है और फिर आपको जो है वो अनडिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। R2CuLi बनता कैसे, इसको आर्गेनो सबसे पहले हम अल्काइल हैलाइड के साथ लिथियम ट्रीट करेंगे तो RLi बनेगा यानी आर्गेनो लिथियम। ठीक है, आर्गेनो लिथियम को जब हम CuI यानी कॉपर आयोडाइड के साथ, ये कॉपर हैलाइड कोई और एलिमेंट भी आप इसके लिए ले सकते हैं, मैंने कॉपर आयोडाइड की एग्जांपल ली है। कॉपर आयोडाइड के साथ जब RLi को ट्रीट करेंगे तो R2CuLi बन जाएगा। ठीक है, और आपके पास जो है इधर से जो एक Li रह जाएगा, इधर से I रह जाएगा तो LiI बन जाएगा। इसके बाद एसिड हैलाइड, एसिड क्लोराइड हम ले रहे हैं, R2CuLi के साथ ट्रीट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कीटोन बन जाएगा और साथ बनेगा RCu प्लस LiCl। ठीक है, रिएक्शन किस तरह होगा, ये नेगेटिव फॉर्म में जब इस पर अटैक करेगा तो ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लिथियम इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, बल्कि यहाँ पे जब आप इसको निकालोगे, ठीक है, तो आप ये एक R को आप निकालेंगे तो दूसरा R जो इसके साथ रह जाएगा वो आपके पास RCu बच जाएगा। ठीक है, जो Li पॉजिटिव होगा वो इसके ऊपर आ जाएगा। जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेंगे, ये वाला इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ से Cl निकल जाएगा यानी LiCl की फॉर्म में। ठीक है, इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यहाँ से R नेगेटिव का अटैक करवाएं इसके ऊपर, एक R नेगेटिव। ठीक है, इसका अटैक करवाएं इसके ऊपर और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, लिथियम यहाँ से चला जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है लिथियम पे, वो इधर आएगा, वो Li हो जाएगा, वो नेगेटिव Li पॉजिटिव। तो फिर नेगेटिव चार्ज का आप शिफ्टिंग इधर करवाएंगे, ये बॉन्ड ज़ाहिर इधर जब शिफ्ट होगा सिंगल होगा, ये मैकेनिज्म इसका बता रहा हूँ। तो ये जब इधर शिफ्ट करोगे तो आपके पास जो है वो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। इस केस में एसिड हैलाइड की एग्जांपल एक जगह पे हमने लिए, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जिस तरह हुआ था कि इसका नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ पे Mgx की जगह वहाँ पे लिथियम आयन होगा, Li पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो उसके बाद जब यहाँ से निकलेगा मतलब ये आपके पास LiCl निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, Cl और Li, तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या रह जाएगा, इससे जब इससे एक R आप निकालेंगे तो आपके पास सिर्फ एक R रह जाएगा, RCu रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं इसकी, मिथाइल 4-क्लोरो-4-ऑक्सो-ब्यूटानोएट। अब ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें दो फंक्शन ग्रुप हैं, जिसमें एसिड एलाइड फंक्शन ग्रुप भी है यानी एसिड क्लोराइड भी है ये, और इसमें एस्टर फंक्शन ग्रुप भी है। ठीक है, तो अब ये एक ऐसा एसिड क्लोराइड है कि जिसमें एक एस्टर फंक्शन ग्रुप है, लेकिन अब एडवांटेज क्या है कि अगर आप जो जेलमैन रिएजेंट यूज करेंगे, यहाँ पे R की जगह मिथाइल ले रहे हैं, ये यही कंपाउंड में यूज कर रहा हूँ, R की जगह मिथाइल, तो
लिथियम डाई मिथाइल ऑर्गेनोक्यूपरेट आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डाई अल्काइल की जगह आपने क्या यूज कर दिया, डाई अल्काइल की जगह मिथाइल आपने यूज किया, ठीक है। टिपिकली मिथाइल आपने यूज किया, तो आपके पास क्या होगा कि जी यहाँ पे इसका एडवांटेज क्या है इस एग्जांपल के अंदर, कि आपका जो ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड है इसकी रिएक्टिविटी कम है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं कर सकता। अब इसी की जगह आप आर्गेनो लिथियम या आर्गेनो मैग्नीशियम यानी जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसको अगर आप यूज करते हैं तो वो इधर भी रिएक्शन करता है और इधर भी करता है, ठीक है। बल्कि वो इस साइड को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है और इसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि ये सिर्फ इसके तरफ रिएक्टिव है, इसके साथ तो रिएक्ट कर लेगा लेकिन ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये अनइफेक्टेड रहेगा ये ग्रुप। तो आप इसको बचा सकते हैं। इसको हम कहते हैं यहाँ पे हम इसलिए हम इसको कहते हैं कि दिस इज लेस रिएक्टिव एंड मोर सिलेक्टिव। सिलेक्टिव किस लिए है कि ये अब इस पे सिलेक्टिवली अटैक कर रहा है, इस पे रिएक्ट कर रहा है लेकिन इस पे रिएक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं ये सिलेक्टिव है, ठीक है। जो चीज लेस रिएक्टिव होती है वो मोर सिलेक्टिव होती है। अगर आप RMGX यूज करते हैं वो इधर भी रिएक्ट करता है इधर भी करता है तो वो सिलेक्टिव नहीं होता। जो चीज मोर रिएक्टिव होती है वो लेस सिलेक्टिव होती है। फिर वो मतलब ये नहीं है कि वो किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे अटैक करेगी, वो फिर दोनों ग्रुप पे अटैक कर सकता है। जो लेस रिएक्टिव होगा, सॉरी जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस सिलेक्टिव होता है। तो इसके बाद जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा मिथाइल नेगेटिव यहाँ से जो Li और Cl मिल के आपस में, जिस तरह यहाँ पे आपको बताया Li Cl बना देंगे बाई प्रोडक्ट के तौर पर, और यहाँ पे आपके पास CH3Cu इसमें से निकल जाएगा, ठीक है। तो मिथाइल एक यहाँ पे क्लोरीन की जगह पे आएगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट होगा, अब यहाँ पे एसिड एलाइड या एसिड क्लोराइड जो ग्रुप है आपका वो कीटो ग्रुप में चेंज हो गया, दैट इज मिथाइल 4-ऑक्सो पेंटानोएट, ठीक है। सो इसका एडवांटेज जो है, इसके दो एडवांटेजेस यहाँ पे हमने डिस्कस किए ओवरऑल। अगर आप देखें कि एक तो ये है कि आप इसमें जो स्मॉलर कीटोन है वो भी आप बना सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड कीटोन की तरफ रिएक्टिव नहीं होता, लेस रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से कीटोन स्टेज पर रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। दूसरा हमने ये कहा कि हमारा सबस्ट्रेट है यानी जो हमारा रिएक्टेंट है, हमारे रिएक्टेंट में जब अदर फंक्शन ग्रुप होंगे तो उनमें से बहुत से कार्बोनिल ग्रुप ऐसे होते हैं, बहुत से ग्रुप ऐसे होते हैं जिनके तरफ ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड जो होता है यानी जेलमैन रिएजेंट है वो रिएक्टिव नहीं होता, उनके साथ रिएक्ट नहीं करता, तो फिर वो अनइफेक्टेड होता है यानी वो बच जाते हैं, उनके साथ वो रिएक्शन नहीं कर सकता। तो आप जो है वो फिर डिजायर्ड ग्रुप के ऊपर रिएक्शन करवा सकते हैं जो कि एसिड एलाइड ग्रुप होता है, तो उसके ऊपर रिएक्ट करके वो आपको कीटोन दे देगा। तो अब उसमें आपको ना तो आपका वो जो कीटोन बनेगा उसको वो ये अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा और ना ही आपके दूसरे ग्रुप को इफेक्ट करेगा, ठीक है। इस तरह आपको डिजायर्ड कीटोन मिल सकता है और आप जो है वो कीटोन स्टेज पर रिएक्शन स्टॉप कर सकते हैं। इसकी जगह अगर आप ऑर्गेनो लिथियम या ऑर्गेनो मैग्नीशियम यूज करें, याद रखिएगा आपका रिएक्शन फिर अल्कोहल पे जाके स्टॉप होगा, कीटोन के स्टेज पे आपका रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा। This is end of today's lecture. Thank you.